हाय बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है तुम सभी के। उम्मीद करता हूं कि हाल चाल तुम सबके बढ़िया होंगे। तुम सारे बच्चे मन लगाकर पढ़ाई तो अपनी कर ही रहे होगे। बच्चों, बोर्ड एग्जाम अब जो है बहुत ज्यादा दूर नहीं है और सीयूटी एग्जाम की भी आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, राइट। और बच्चों, ये वन शॉट की सीरीज बिल्कुल भी रुकने नहीं वाली है। एक एक करके सारे वन शॉट्स आपके इस चैनल पे, आपके अपने इस चैनल पे आपको मिलने वाले हैं, राइट। तो चलिए आज की बात को शुरू करते हैं। बच्चों, आज हम लोग अकाउंटेंसी के अंदर यानी कि आपके अकाउंट्स के सब्जेक्ट के अंदर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नाम के चैप्टर का वन शॉट करने वाले हैं, राइट। अब ये जो चैप्टर है इसके बारे में अगर बात की जाए तो बेटा ये बहुत छोटा सा चैप्टर है। फॉर्मूले बेस्ड, मतलब फॉर्मूले बेस्ड इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने के लिए आपके एग्जाम में मिलते हैं, चाहे वो सीयूटी का एग्जाम हो और चाहे वो आपका बोर्ड्स का एग्जाम ही क्यों ना हो। चलिए देखते हैं कि आज की इस क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग अगर बात की जाए तो गुडविल को कैलकुलेट कैसे करते हैं, मेजर मुद्दा यही है। और इस मेजर मुद्दे में तीन तरीके होते हैं गुडविल को कैलकुलेट करने के। ठीक है। जो सबसे पहला होता है वो होता है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा होता है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा होता है आपका बेटा कैपिटलाइजेशन मेथड। ये तीन मेजर मेथड्स होते हैं गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। ये आपको इस वन शॉट के अंदर मैं सारी चीजें समझा दूंगा विद क्वेश्चंस, राइट। इसके अलावा बेटा एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर सिर्फ सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड भी होता है और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड भी होता है। ये भी हम लोग सीख लेंगे कि क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस करने हैं और सारी चीजें अच्छे तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे। खासकर फॉर्मूले इस पूरे चैप्टर में याद करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा बेटा कैपिटलाइजेशन मेथड में एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन, ये दोनों चीजें भी आपको सीखनी होंगी। सीख लोगे आप, बहुत इजी है, बहुत कठिन नहीं है ना। और जिन बच्चों को फॉर्मूले रटने में या याद करने में प्रॉब्लम आती है उनको लॉजिक बता दूंगा और लॉजिक के हिसाब से भी आप बेटा फॉर्मूले यूज करना अपने क्वेश्चंस के अंदर सीख जाओगे। अगर थ्योरी की बात की जाए तो बेटा इस चैप्टर की थ्योरी भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, तो उस पर भी एक नजर मार के हम लोग चलेंगे। हम लोग को गुडविल पढ़नी है, गुडविल के फीचर्स पढ़ने हैं। हम लोग को जरूरत क्या है, मतलब भाई, मतलब मोटी मोटी बात यह है कि जो गुडविल होती है ना, वो एक इनटैंजिबल एसेट होती है। तो इनटैंजिबल एसेट को कैलकुलेट करने की जरूरत ही क्या पड़ गई, वो हम लोग समझेंगे नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में। और बेटा गुडविल को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करने वाले हैं वो हम लोग सीखेंगे, राइट। तो शुरू के 10 से 15 मिनट में हम लोग एक काम करते हैं कि थ्योरी निपटा लेते हैं और उसके बाद अपने क्वेश्चन वाले पार्ट पे आगे बढ़ते हैं। क्योंकि देखो बेटा, मैंने ये पहले लिखा हुआ है क्योंकि ये मेजरली क्वेश्चंस में आता है। थ्योरी इसकी बहुत कम आती है। सीयूटी एग्जाम में एक दो नंबर की थ्योरी आ सकती है, मतलब एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं थ्योरेटिकल। बोर्ड एग्जाम में हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना आए, कोई गारंटी के साथ कहा नहीं जा सकता। बट यस, ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि भैया इन तीनों मेथड के अंदर कोई एक मेथड से क्वेश्चन निकालने के लिए आपको जरूर से जरूर आएगा ही आएगा। चलिए, तो फिलहाल आज की कहानी को शुरू करते हैं। बच्चों, एक बात और, ये जो चैप्टर है ये आपको 3 से 4 नंबर का अपने बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, राइट। मैं ये कह रहा हूं, देखो मिनिमम 3 नंबर का तो आएगा ही आएगा, मैक्सिमम 4 का आ सकता है, बट हाँ 3 और 4 नंबर में ही ये जो है मतलब वैल्यू करेगा आपके लिए, राइट। तो इसका मतलब ये है कि सर छोटा सा चैप्टर है और आराम से हम लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं, तो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। बच्चों, सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि गुडविल क्या होती है। देखो, बहुत लेमैन टर्म्स में आपको समझाने वाला हूं। और यस, क्लास को शुरू करने से पहले पूरी क्लास को ये बता देना चाहता हूं कि देखो यार, ये वन शॉट बहुत प्यारे प्यारे वन शॉट्स है, सारी चीजें इसमें कवर कर रहा हूं। तो अपने दोस्तों तक जरूर इसको शेयर कर देना और उनको बता देना कि यार अगर पढ़ना है तो जस्ट कॉमर्स से पढ़ाई की जा सकती है। क्योंकि यहाँ पे हर्ष भैया हैं जो 24 घंटे आपके लिए लगे हुए हैं और हमेशा कहते रहते हैं कि वाई टू फियर व्हेन हर्ष भैया इज हियर, राइट। चलो, तो बेटा देखो, ऐसा है कि अगर मैं गुडविल की बात करता हूं तो गुडविल एक तरीके की, देखो आप लोग को एसेट लाइबिलिटी में कोई कंफ्यूजन तो है नहीं। आप लोग को पता है कि एसेट क्या होते हैं, आप लोग को पता है कि लाइबिलिटी क्या होती है, राइट। हम किसी भी ऐसी चीज का इस्तेमाल करके अगर अपने बिजनेस में पैसा कमा पाए तो उसे हम एसेट कहते हैं। और लाइबिलिटी क्या होती है भाई, जो हमें अपने सर से बोझ उतारना होता है, बिल्कुल लेमैन टर्म्स में समझा रहा हूं, उसे हम लोग लाइबिलिटी कहते हैं। वैसे ये एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, ये सारी चीजें आप लोग क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ के आए हो, बैलेंस शीट आप लोगों ने बनाना सीख चुके हो अभी तक, राइट। तो एसेट लाइबिलिटी के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। बट हाँ, अगर मैं एसेट की बात करता हूं तो बेटा एसेट के अंदर बहुत सारे एसेट्स आते हैं। फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं, नॉन करंट एसेट्स होते हैं, टैंजिबल एसेट्स होते हैं, इनटैंजिबल एसेट्स होते हैं। हम लोग को पकड़ना है और बात करनी है टैंजिबल और इनटैंजिबल एसेट्स की। तो देखो बेटा, अगर मैं बात करता हूं टैंजिबल एसेट्स की, है ना भाई, वो एसेट्स जो टैंजिबल है, टैंजिबल का मतलब जिनको छुआ जा सकता है या फिर जिनको देखा जा सकता है,
उन्हें हम टैंजिबल कहते हैं। जैसे मेरी ये वॉच है, मैं इसको देख सकता हूं और इसको छू सकता हूं, तो ये मेरे लिए क्या है भैया, ये मेरे लिए एक टैंजिबल चीज है, राइट। एसेट तो नहीं है, क्योंकि मैं इसको सिर्फ एक मैंने खर्चा किया, वॉच पहन रहा हूं, एसेट तो हुई नहीं है, राइट। तो बेटा टैंजिबल समझ गए, जिसको छू सकें या जिसको टच कर सकें, यानी कि इट कैन बी सीन और इट कैन बी टच्ड। तो हम जिसको छू सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, उसे हम टैंजिबल एसेट कहते हैं। बड़ी लेमैन टर्म्स में बात समझा रहा हूं। अब आते हैं सर इनटैंजिबल एसेट पे। तो बेटा इनटैंजिबल क्या होते हैं? जिनको ना हम देख सके, ना जिनको हम देख सके, ठीक है, और ना जिनको हम छू सके, उन्हें हम कहते हैं इनटैंजिबल, यानी कि जिनको देखा और छुआ ना जा सकता हो, सिर्फ महसूस किया जा सकता हो। तो बेटा गुडविल क्या है? एक इनटैंजिबल एसेट आपके लिए बन जाती है। अब देखो गुडविल होती क्या है बेसिकली। बेटा देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप किसी भी शहर में रह रहे हो, आप दिल्ली में हो, मुंबई में हो, आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हो, आपके अगल बगल कोई ऐसी दुकान जरूर होगी। अगर मैं चलो खाने पीने की दुकान की बात करता हूं, जहां पे फास्ट फूड मिलता है, या जो रेस्टोरेंट है, बहुत फेमस रेस्टोरेंट होगा, सालों से चल रहा होगा, है अगल बगल, और आप अपनी फैमिली को लेके हमेशा वहीं जाते होगे। चलो ये तो खाने पीने की बात हो गई। बात कर लेते हैं कपड़ों की दुकान, है ना। आप लोगों के अगल बगल कोई एक ऐसी कपड़ों की शॉप जरूर होगी जहां पे आप हमेशा मतलब जाते रहते हो, और वहां पे कोई भी ओकेजन हो, आपको अपने पसंद के कपड़े मिल जाते हैं, और वहां के रेट भी आपको बहुत सही लगते हैं, और अगल बगल के जितने भी लोग हैं वो उसी शॉप पे जाते हैं। करेक्ट है, ऐसी दुकानें हैं आपके अगल बगल। तो बेटा आप बार बार वहां पे क्यों जा रहे हो, या उस गुडविल या उस शॉप का इतना नाम क्यों है? क्योंकि बेटा उस शॉप की गुडविल बहुत ज्यादा हाई है। तो क्या मैं गुडविल को, यानी कि अगर मैं कहूं तो एक पब्लिक में इमेज अच्छी है, या मैं अगर कहूं तो उस ब्रांड की रेप्यूटेशन बहुत अच्छी है, तो क्या मैं रेप्यूटेशन, पब्लिक इमेज को क्या मैं गुडविल कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं कि भाई रेप्यूटेशन बहुत अच्छी है, पब्लिक इमेज बहुत अच्छी है, तो गुडविल अच्छी है। गुडविल अच्छी होने से क्या हो रहा है कि बार बार आप उस दुकान पे जा रहे हो, और उस दुकान को उसका फायदा मिल रहा है, राइट, बिजनेस को उसका फायदा मिल रहा है। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। तो बेटा गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। सबसे पहली बात ये कि जो गुडविल होती है वो एक इंटेंजिबल एसेट होती है, that arises when a company acquires another business for more than the fair value of its identifiable net assets। सर ये तो कुछ और लिखा है, आपने हमको कुछ और बताया। बिल्कुल, मैंने जो आपको बताया वो बिल्कुल लेमैन टर्म्स में बताया, कि हम लोग जब आपस में बातचीत करते हैं तो गुडविल को क्या समझते हैं, है ना। व्हाट इज गुडविल? किसी भी शॉप की, किसी भी ब्रांड की बहुत अच्छी इमेज है, मार्केट में बहुत अच्छी रेपुटेशन है, तो उसे गुडविल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कुछ और लिखा हुआ है। बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बहुत सिंपल सी आपको एक बात समझाता हूं। देखो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि भैया कंपनी ए ने कंपनी बी को खरीद लिया, ठीक है ना। एक है कंपनी ए और एक है कंपनी बी। कंपनी ए ने कंपनी बी को खरीद लिया। अब जब कंपनी ए ने कंपनी बी को खरीदा, तो कंपनी बी की जो टोटल वैल्यू थी वो थी 10 लाख रुपए, लेकिन इन्होंने खरीदा है 12 लाख रुपए में। तो सर ऐसा क्यों? ये 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा क्यों? तो बेटा ये 2 लाख रुपए कंपनी ए ने कंपनी बी की गुडविल के दिए हैं। बात समझ रहे हैं आप लोग? अब बात समझ रहे हैं? कोई चीज 10 लाख रुपए की है, आप उसको 12 लाख में खरीद रहे हो, तो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हो? क्योंकि बेटा उसकी गुडविल के पैसे आप उनको दे रहे हो, राइट। और यहां पे उस गुडविल की डेफिनेशन लिखी हुई है, पढ़ के देखो दोबारा से, कि गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट दैट अराइजेस व्हेन अ कंपनी, अराइज होती है व्हेन कंपनी अक्वायर्स अनदर बिजनेस, जब एक कंपनी दूसरे बिजनेस को खरीद रही होती है, फॉर मोर देन द फेयर वैल्यू ऑफ इट्स आइडेंटिफिएबल नेट एसेट्स। एसेट्स से ज्यादा पैसे आप दे रहे हो। ये 10 लाख के क्या थे? ये 10 लाख के सर कंपनी बी के पास एसेट पड़े हुए थे, तो हमने एसेट से ज्यादा पैसे दे दिए, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं। बेसिकली ये 10 लाख एसेट भी नहीं थे, आप ये कह सकते हो कि ये 10 लाख एसेट माइनस लाइबिलिटी थे, है ना। समझ गए ना? ये 10 लाख क्या थे? एसेट माइनस लाइबिलिटी। मान लो कि मैं कहता हूं कि भाई 20 लाख के एसेट थे और 10 लाख की लाइबिलिटी थी, तो 20 माइनस 10, 10 बचा, तो बेटा 10 हमें इनको पैसे देने थे, राइट। तो ये वाली बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। अब इट इट रिफ्लेक्ट थिंग लाइक, अब देखो गुडविल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। गुडविल के अंदर बेटा ब्रांड रेप्यूटेशन आता है। सोचो आपके अगल बगल का कोई ऐसा ब्रांड जहां पे आप हमेशा ही सामान खरीदने जाते हो, राइट। आप हमेशा ही वहां से कपड़े खरीदते हो, शूज खरीदते हो, खाने पीने के सामान खरीदते हो, राइट। कस्टमर लॉयल्टी, बेटा कस्टमर लॉयल्टी का मतलब समझ रहे हो? कि रेप्यूटेशन इतनी ज्यादा है कि बार बार कस्टमर्स आपकी शॉप पे आ रहे हैं, मतलब आपसे लॉयल है, कहीं और नहीं जा रहे खाना खाने, कहीं और नहीं जा रहे कपड़े खरीदने, सिर्फ आपकी शॉप पे आ रहे हैं। एम्प्लॉय रिलेशनशिप, जो आपके एम्प्लॉयज हैं शॉप के अंदर, वो भी बहुत साल पुराने हैं, 20 20 30 30 साल से आपके यहाँ काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी आपकी इमेज बहुत अच्छी है, राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपके पास पेटेंट है, आपके पास ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट्स है, आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है,
राइट, बहुत बढ़िया बेटा। आपकी बिजनेस की लोकेशन बहुत बेहतरीन है। देखो बेटा, बिजनेस के ऊपर लोकेशन का बहुत फर्क पड़ता है। क्लास 11 के अंदर आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज में ये चीज पढ़ी भी थी। याद करो कि हमें बिजनेस कैसे एस्टेब्लिश करना चाहिए, जहां पे लोकेशन देखनी है, मार्केट देखनी है ना, ऐसा हमने पढ़ा था ना। तो बेटा देखो, लोकेशन बहुत मैटर करता है। अगर आपकी दुकान एक गली मोहल्ले में, ठीक है ना, एक गली में, अब वहां पे कितनी भी वो दुकान सक्सेसफुल हो जाएगी, लेकिन रहेगी वो गली मोहल्ले की दुकान, दूसरी गली के लोग नहीं आएंगे वहां पे, अपनी ही गली के लोग खरीदते हैं, राइट। जैसे आप मिल्क लेने जाते हो, डेली बेसिस पे आप मिल्क लेते हो अमूल का, मदर डेयरी का, तो लोकल शॉप से ले लेते हो, लोकल जो भी किराने की दुकान होती है वहां से आप खरीद लेते हो, वो गली मोहल्ले की दुकान है। लेकिन अगर आपकी बिजनेस की लोकेशन एक प्राइम लोकेशन है, एक मार्केट के अंदर है, तो भाई पूरे शहर के लोग उस मार्केट में पहुंचते हैं और वहां से शॉपिंग करते हैं। तो लोकेशन बहुत मैटर करती है। प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी और प्रोसेसेस नॉट सेपरेटली वैल्यूड। सिंपल सी बात है कि सर आपके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो और किसी के पास नहीं है, तो बेटा आपकी गुडविल ऑब्वियसली थोड़ी बढ़ेगी, राइट। तो इन सब चीजों के होने से गुडविल बढ़ती है और इन सब चीजों के ना होने से गुडविल कम हो जाती है। मीनिंग तो समझ में आ गई। अब समझते हैं कि गुडविल है क्या। बेटा गुडविल सबसे पहले एक इनटेंजिबल एसेट है। मैंने बता दिया कि गुडविल का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, इट हैज नो फिजिकल फॉर्म, बट इट हैज वैल्यू एंड इज कंसीडर्ड एन एसेट। लेकिन बेटा फिजिकल फॉर्म नहीं है, आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट एक एसेट के नाते आप उसकी वैल्यूएशन कर सकते हो। और दैट इज वाई हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसके बाद बेटा बिजनेस से गुडविल को सेपरेट नहीं किया जा सकता, बिजनेस के साथ गुडविल चलती है। बिजनेस खत्म, गुडविल खत्म, राइट। इट कैन नॉट एग्जिस्ट सेपरेटली, इट ओनली अराइजेस व्हेन अ बिजनेस इज सोल्ड और ट्रांसफर्ड। तो बेटा गुडविल की वैल्यूएशन आप कब करते हो? जब आप अपने बिजनेस को बेच रहे होते हो या ट्रांसफर कर रहे होते हो, तो आप गुडविल के पैसे भी अगली पार्टी से ले लेते हो। इनहैंस अर्निंग कैपेसिटी। देखो बेटा, गुडविल अगर ज्यादा है तो ऑब्वियसली आप पैसे ज्यादा कमा पाओगे बेटा, इसीलिए गुडविल को एक एसेट माना जाता है। ब्रांड रेपुटेशन ज्यादा है, कस्टमर लॉयल्टी ज्यादा है, पब्लिक में इमेज अच्छी है, आप अच्छा गुड्स बेच रहे हो, फेयर रेट से बेच रहे हो, तो बेटा आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। अ बिजनेस विद गुडविल यूजुअली अर्न्स मोर प्रॉफिट देन अदर सिमिलर बिजनेस ड्यू टू इट्स रेपुटेशन। भाई रेपुटेशन अच्छी तो अर्निंग कैपेसिटी अच्छी। अट्रैक्ट कस्टमर्स। गुडविल हेल्प्स इन रिटेनिंग ओल्ड कस्टमर्स एंड अट्रैक्टिंग न्यू वंस। देखो बेटा गुडविल बहुत अच्छी है तो पुराने जो कस्टमर्स हैं वो बार बार शॉप पे आते रहेंगे और नए वाले भी शॉप पे मतलब आना शुरू कर देंगे, जुड़ते रहेंगे, राइट। तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपका जो बिजनेस है वो ग्रो करेगा। इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर्स। देखो बेटा गुडविल को बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, पीछे बताया मैंने क्या क्या। देखो बिजनेस की लोकेशन कैसी है, आप कहाँ पे बिजनेस कर रहे हो, मार्केट है या गली मोहल्ला है, कहाँ पे कर रहे हो। प्रोडक्ट्स की, आप जिन प्रोडक्ट्स को बेच रहे हो, बना रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो या सेल कर रहे हो, उसकी क्वालिटी कैसी है, आपका मैनेजमेंट कैसा है। इसके बाद बेटा ब्रांड की वैल्यू कितनी अच्छी है और कस्टमर से रिलेशन आपके कैसे हैं, बहुत मैटर करता है। आपने कभी कभी देखा होगा बेटा कि कुछ शॉप्स में आप जाते हो जहां पे जो शॉपकीपर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा रूड होते हैं, है ना, रूड होते हैं ना। कि आपने कोई शर्ट ली एग्जाम्पल के तौर पे और आप पहुंच गए वहां पे एक्सचेंज करने के लिए या रिटर्न करने के लिए, वो आपसे बहुत ही रूडली और अगर मैं साफ भाषा में कहूं तो बहुत बदतमीजी से बात करते हैं। क्या आप उनकी शॉप पे दोबारा जाते हो? नहीं जाते हो। तो देखो यार, कस्टमर रिलेशंस बिल्डअप करने पड़ते हैं। एज अ बिजनेसमैन आपको एक एक कस्टमर का ध्यान रखना पड़ता है। बात करते हैं फ्लक्चुएट्स ओवर टाइम। बेटा गुडविल जो होती है वो फ्लक्चुएट करती रहती है टाइम टू टाइम, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ गुडविल कैन इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, गुडविल उसके ऊपर डिपेंड करती है। आप अच्छा काम कर रहे हो, गुडविल अच्छी हो जाएगी, अच्छा काम नहीं कर रहे हो, गुडविल थोड़ी सी डाउन आएगी। डिफिकल्ट टू मेजर प्रिसाइजली। बेटा एक बात और समझिएगा, हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल एक एक रुपए की कैलकुलेशन कर लेते हैं, ऐसा हो नहीं सकता, संभव नहीं है। गुडविल को आप प्रिसाइजली मेजर नहीं कर पाते हो, क्योंकि बेटा गुडविल एक फिजिकल एसेट नहीं है, तो इसका जो वैल्यूएशन है ना वो सब्जेक्टिव है एंड ऑफन वेरीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। बेटा क्या पता मैं कहूं कि मेरा जो बिजनेस है वो 20 करोड़ का है, तुम कहो अरे चलो 20 करोड़ 1 करोड़ का बिजनेस है, बात समझ रहे हो। तो बेटा गुडविल तुमने भी कैलकुलेट करी, गुडविल मैंने भी कैलकुलेट करी, मैं ज्यादा कर रहा हूं तुम कम कर रहे हो, अब बताओ क्या करोगे। समझ रहे हो ना। तो गुडविल को प्रिसाइजली मेजर नहीं किया जा सकता है, थोड़ी प्रॉब्लम तो आएगी। चलिए ये तो हो गए भैया फीचर्स। अब आते हैं कि भैया गुडविल को वैल्यू कब कब करना है। देखो बच्चों, सबसे पहले एडमिशन के टाइम पे सोच के देखो कि जब नया पार्टनर आएगा, जब नया पार्टनर आएगा तो वो कहेगा भैया ये तुम्हारी जो गुडविल है हमको भी तो थोड़ी बहुत दो।
तो हम लोग निकालते हैं ना एडमिशन के टाइम पे, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू द फर्म, गुडविल मस्ट बी वैल्यूड सो द न्यू पार्टनर कैन कंपनसेट एग्जिस्टिंग पार्टनर्स फॉर द शेयर ऑफ प्रॉफिट ही विल एंजॉय। सिंपल सी बात है बेटा, क्योंकि वो प्रॉफिट का शेयर एंजॉय कर रहा है, तो भैया वो गुडविल का शेयर थोड़ा बहुत देगा। Change in profit sharing ratio. If existing partners change their profit sharing ratio, goodwill is valued to adjust a gain or sacrifice among them fairly. बड़ी सिंपल सी बात है सर, पहले मुझे 2 रोटी मिल रही थी, आज मुझे 1 रोटी मिल रही है, तो भैया गुडविल को मैं कैलकुलेट करूंगा। सर आप रोटी से गुडविल को कैसे कैलकुलेट करोगे? एग्जांपल दे रहा हूं कि भाई देखो, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन फ्यूचर कभी भी बेटा पार्टनर्स के बीच में चेंज होता है, तो क्या करते हैं, गुडविल को भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ताकि गुडविल को भी कायदे से बांटा जा सके। रिटायरमेंट और डेथ की बात करते हैं, तो बेटा ये तो आपके सारे चैप्टर्स आ गए। जी हाँ सर, अभी गुडविल के बाद आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ोगे, फिर आप एडमिशन पढ़ोगे, रिटायरमेंट पढ़ोगे, डेथ पढ़ोगे, तो ये तो सारे चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं। बिल्कुल। तो जब भी बेटा पार्टनरशिप के अंदर मैं बात कर रहा हूं, जब भी एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगा, डेथ होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा, तो यू नीड टू कैलकुलेट द गुडविल। गुडविल इज वैल्यूड सो दैट रिटायरिंग पार्टनर्स और हायर्स ऑफ अ डिजीज पार्टनर, देखो बेटा गुडविल इसलिए वैल्यू की जाती है ताकि रिटायरिंग पार्टनर को और जो पार्टनर्स का स्वर्गवास हो चुका है, जिनकी डेथ हो चुकी है, उनके हायर्स यानी कि वारिसों को क्या मिल सके, कैन बी कंपनसेटेड फॉर देयर शेयर इन द फर्म्स रेप्यूटेशन एंड अर्निंग कैपेसिटी। सर सिंपल सी बात आपको समझाता हूं, लिखा हुआ है नहीं समझ में आ रहा तो बात समझना। बेटा मान लो मैं रिटायर हो गया हूं, मैं जा रहा हूं कंपनी से, तो बेटा गुडविल जो मैंने इतने साल काम करके बढ़ाई है, क्या उसका शेयर मुझे नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि मैं तो पार्टनर हूं। तो बेटा मैं वो शेयर मांगूंगा और आपको गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एंड हेंस हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि भैया गुडविल की वैल्यू कब कैलकुलेट करनी है। राइट, बहुत बढ़िया। चौथा, अगर मैं अपने बिजनेस को बेच दूं, तो सामने वाला गुडविल का पैसा भी तो, सामने वाले से बिजनेस जो गुडविल का पैसा है अपने बिजनेस में, वो भी तो मैं लूंगा। अरे सर बिल्कुल ऑब्वियसली बात है। तो व्हेन द बिजनेस इज सोल्ड, देखो बेटा जब मान लो मेरा बिजनेस है, मैं आपको बेच रहा हूं, तो जब मैं आपको बिजनेस बेच रहा हूं, तो बेटा सेलिंग प्राइस के अंदर गुडविल भी इंक्लूड होगी, है ना, स्पेशली इफ द फर्म हैज अ स्ट्रॉन्ग रेप्यूटेशन और अ कस्टमर बेस। तो बेटा मान लो मेरे बिजनेस की बहुत स्ट्रॉन्ग रेप्यूटेशन मार्केट में है, मैं आपको अपना बिजनेस बेच रहा हूं, तो क्या मैं गुडविल का पैसा नहीं लूंगा? अरे भैया बिल्कुल लूंगा, कोई पागल होगा जो छोड़ेगा भैया गुडविल का पैसा? 100% लेगा। एंड अब बात करते हैं बेटा एमएलगेमेशन की। व्हाट इज एमएलगेमेशन सर? बेटा एमएलगेमेशन मतलब दो कंपनियां मिलके एक बन जाती हैं। एग्जांपल सर, हीरो और होंडा बहुत साल पहले मिल गई थी और वो बन गई थी हीरो होंडा, ठीक है ना। एग्जाम्पल ये बहुत तगड़ा वाला दिया मैंने आपको, हीरो होंडा। सर ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है, मारुति और सुजुकी। मारुति तो इंडिया की कंपनी है, मारुति और सुजुकी ये दो कंपनियां मिल गई थी और बन गई थी मारुति सुजुकी, ठीक है ना। बेटा इसे ही एमलगेमेशन करते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी, है ना। ये आपका क्या बन गया? एमलगेमेशन बन गया। तो देखो बेटा, इफ टू और मोर फर्म्स मर्ज, गुडविल मस्ट बी वैल्यूड टू इंश्योर फेयर ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट शेयरिंग। सिंपल है भैया, जब दो लोग मिल रहे हैं आपस में, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है सर, गुडविल को तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितने एसेट है, कितनी लाइबिलिटीज है, सब कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो गुडविल भी कैलकुलेट की जाएगी। अब बात करते हैं बेटा, जब पार्टनरशिप खत्म हो रही हो, यानी कि डिसॉल्व हो रही हो, है ना, पार्टनरशिप खत्म हो रही हो और डिसॉल्व हो रही हो, इस केस में आप गुडविल को सेपरेटली बेच देते हो। राइट, गुडविल गुडविल बेच के आप पैसा ले सकते हो। इट्स वैल्यूएशन हेल्प्स इन प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसीड्स अमंग द पार्टनर। तो बेटा प्रॉपरली आप तो जानते हो बेटा, डिसोल्यूशन के टाइम पे हो सकता है कुछ बच्चों ने डिसोल्यूशन पढ़ लिया हो, तो आप तो जानते हो कि डिसोल्यूशन के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, एसेट्स को रियलाइज करते हैं, लाइबिलिटीज को पे ऑफ करते हैं, जो पैसा बचता है वो पार्टनर्स को बांट मतलब पार्टनर्स को देके खत्म कर देते हैं। तो बेटा गुडविल की वैल्यूएशन भी यहीं पे जरूरी हो जाती है। और बेटा सातवां है लीगल और टैक्स रिक्वायरमेंट। समटाइम गुडविल इज वैल्यूड फॉर द पर्पस लाइक टैक्सेशन, कोर्ट सेटलमेंट और डिस्प्यूट। तो बेटा ऐसा भी हो सकता है कि दो पार्टनर्स में लड़ाई हो जाए, या फिर हमें टैक्स जमा करना है, या कोर्ट सेटलमेंट करना पड़ रहा है, लड़ाई हो जा रही है इतनी ज्यादा कि कोर्ट पहुंच गए, तो भैया कोर्ट कहेगी कि अरे भैया देखो ऐसा है, लड़ाई झगड़ा बंद करो, गुडविल की वैल्यूएशन करो और आपस में पैसा बांट लो, ठीक है ना। तो इस केस में भी बेटा आपको गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ सकती है। आई होप कि बेटा ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। हमने एक और टॉपिक पढ़ लिया, अब हम आते हैं बेटा अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ये हमारी थ्योरेटिकल जो पार्ट है चैप्टर में, उसका लास्ट टॉपिक है। तो बेटा अब हम लोग बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग
फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, कि भैया गुडविल को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। हो सकता है कि आ जाए, और अगर नहीं भी आता है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाएगा गुडविल को लेके, राइट। तो अभी तक आपको ये समझ में आ गया कि गुडविल हम कैलकुलेट क्यों करते हैं, क्योंकि देखो बेटा गुडविल तो इंटेंजिबल एसेट है, तो हमें जरूरत ही क्यों पड़ रही है गुडविल को कैलकुलेट करने की। इस सवाल का जवाब आपको मिल गया, क्योंकि आपने पढ़ा कि भाई एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगा, डेथ होगा, डिसोल्यूशन होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा, या फिर कोई और डिस्प्यूट होगा, सेटलमेंट करना है कोर्ट से, तो हमें गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ जाएगी, राइट। अब बात करते हैं कि यार गुडविल बढ़ती है या घटती है, इसके पीछे कौन से फैक्टर्स काम करते हैं। बच्चे सबसे पहला जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ बिजनेस, राइट। आप बिजनेस किस तरीके का कर रहे हो। देखो बेटा सिंपल सी बात समझाता हूं, अगर आप जो बिजनेस कर रहे हो वहां पे आप क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो, अगर आप जो बिजनेस कर रहे हो वहां पे आप क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो, बढ़िया सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है गुडविल बढ़ेगी। और अगर आप बैड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, गुडविल घटेगी। अब आते हैं लोकेशन। बेटा अगर अब बिजनेस लोकेटेड इन अ प्राइम एरिया, अगर आपका बिजनेस प्राइम एरिया में लोकेटेड है, कहीं मार्केट है ना, मेन रोड पे है, तो वहां पे बेटा कस्टमर्स ज्यादा आएंगे और ऑब्वियसली गुडविल इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड पॉइंट, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट अच्छा है, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव कंपनी के अचीव हो रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हो, गुडविल अच्छी हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो गुडविल का बेकार होना तय है। तो देखो हाइयर प्रॉफिट कमा रहे हो, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है तुम्हारी, ठीक है ना, अच्छा कॉर्पोरेट कल्चर है, कस्टमर सेटिस्फाइड होकर तुम्हारी दुकान से निकलता है, गुडविल बढ़ेगी। मार्केट की सिचुएशन कैसी है, देखो बेटा कोविड 19 के टाइम पे जहां पे लॉकडाउन लगा हुआ था, कोई बाहर नहीं जा रहा था शॉप पे सामान खरीदने, तो वहां पे है ना गुडविल थोड़ी बहुत मतलब है भी तो मजा नहीं देगी, वो अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएगी नहीं। मार्केट थोड़ी सी स्टेबल होनी चाहिए। अब बिजनेस इन अ स्टेबल और ग्रोइंग इंडस्ट्री इज मोर लाइकली टू बिल्ड गुडविल कंपेयर टू वन इन अ डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री। अब सोचो बेटा किसी ऐसी इंडस्ट्री का नाम लो जो बहुत ग्रो कर रही है, सर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, स्मार्टफोन की इंडस्ट्री, राइट, बहुत ग्रो कर रही है, सालों से ग्रो कर रही है। अगर आप ऐसे मार्केट ऐसी इंडस्ट्री में अपना सामान बनाते हो, ऑब्वियसली आप भी ग्रो करोगे, आपका बिजनेस ग्रो करेगा, आपकी गुडविल ग्रो करेगी। परंतु अगर आप एक ऐसी इंडस्ट्री में जा रहे हो जहां पे ग्रोथ उतनी ज्यादा नहीं है, जहां पे डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री खत्म हो रही है धीरे धीरे, तो बेटा वहां बिजनेस कर रहे हो तो गुडविल ऑब्वियसली कम हो जाएगी। पांचवा पॉइंट है बेटा मोनोपोली राइट्स और स्पेशल एडवांटेज। सोचो आपकी कंपनी के पास बहुत सारे पेटेंट्स हैं, पेटेंट समझते हो ना, एक्सक्लूसिव राइट, कोई चीज आपने इन्वेंट कर दी है, बना दी है, राइट, जिससे पूरी पूरे समाज का भला हो रहा है। तो अगर तुम्हारे पास पेटेंट है, ट्रेडमार्क्स है, ब्रांड रिकॉग्निशन है ना, तुमने अपने ब्रांड का लोगो, ब्रांड का स्लोगन, ये सब चीजों पे ट्रेडमार्क ले रखा है, ऑब्वियसली तुम्हारे पास एक्सक्लूसिव राइट्स हैं जो गवर्नमेंट ने या इंडियन लॉ ने तुम्हें दे रखे हैं, गुडविल बढ़ेगी, है ना। नहीं है तो फिर भैया तुम कंपटीशन में थोड़े पीछे हो जाओगे। आईफोन इतना ज्यादा क्यों बिक रहा है, सोचो, है ना, बात समझ रहे हो। वो आईफोन का जो एप्पल है आधा खाया हुआ, कितना ज्यादा फेमस है, ठीक है ना। तो वो वाली चीजें यहाँ, बाकी बिजनेस स्टडीज में सारी चीजें तुम पढ़ते हो। टाइम ड्यूरेशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस अगर बहुत पुराना है, सालों साल से चला आ रहा है, तो गुडविल बढ़ेगी, ठीक है। जैसे तुमने दुकानों के बाहर लिखा देखा होगा कि सिंस 1975, 50 साल पुरानी दुकान है, सिंस 1947, आजादी के पहले की दुकान है, तुम समझ रहे हो, आजादी के टाइम की दुकान है, तो बेटा वहां पे बिजनेस की गुडविल जो है वो बढ़ती है। वहां पे ये भी लिखते हैं थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन काम कर रही है, समझ रहे हो, मतलब ये दुकान 100 साल से चल रही है, पांचवी जनरेशन यहाँ पे ये काम कर रही है। तो टाइम ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ओल्डर, अगर आपका बिजनेस पुराना है, वेल स्टैब्लिश्ड है, तो गुडविल ज्यादा होगी, क्योंकि कस्टमर का भरोसा और लॉयल्टी आप जीतते हो। देखो बेटा पुराने होने से क्या होता है ना, चीज जितनी पुरानी होती है भरोसा जगाती है, जितनी नई चीज होती है भरोसा भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होता है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, तुम्हारी प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतरीन है, तुम अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, गुड क्वालिटी बिल्ड्स गुड गुडविल। अगर स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन है, चाहिए तो भैया क्वालिटी के सामान बेचो, अगर खराब सामान बेचोगे तो गुडविल ऑब्वियसली गिरेगी। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स और गवर्नमेंट, यस बेटा यहां से भी गुडविल बहुत बढ़ती है। अगर गवर्नमेंट के साथ आपको दो तीन, मतलब गवर्नमेंट के दो तीन कॉन्ट्रैक्ट मिल गए आपको, ठीक है ना, या फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट मिल गए आपको गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट के साथ आपने टाई अप किया है किसी प्रोजेक्ट के लिए, गुडविल बहुत तेजी से बढ़ती है, विश्वास मानिए बहुत तेजी से बढ़ती है, ठीक है।
तो बेटा बिजनेसेस विद लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स और गवर्नमेंट लिंक्स ऑफन हैव स्टेबल अर्निंग्स विच इंप्रूव गुडविल। देखो बेटा गवर्नमेंट के साथ जुड़ने से होता क्या है कि एक अश्योरिटी मिलती है इन्वेस्टर्स को कि यार ये कंपनी गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रही है, ये तो खूब पैसे कमाएगी, चलो भाई इसकी गुडविल तो बहुत अच्छी होगी, समझ रहे हो ना। तो कस्टमर्स को भी भरोसा होता है, इन्वेस्टर्स को भी भरोसा होता है, वो आपकी कंपनी में भर भर के इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर गुडविल अगर आपकी गवर्नमेंट जो है वो आपका साथ में, आपकी कंपनी के साथ में किसी भी तरीके का टाई अप कर रही है, आपने गवर्नमेंट के किसी इनिशिएटिव का नाम भी लिख दिया ना, तो आपका काम हो गया। ओके, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फाइड है, गुडविल बढ़ेगी, लॉयल्टी है कस्टमर की, गुडविल बढ़ेगी, अन्यथा कम हो जाएगी। पढ़ के देख सकते हो, A loyal customer base ensures repeat business and enhances the firm's goodwill। तो इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने वाला कुछ है नहीं, बड़ी सिंपल सी बात है। कस्टमर आपसे खुश होकर आपकी दुकान से निकल रहा है तो भैया चार लोगों को और बताएगा। जैसे आप कोई मूवी देख के आते हो, तो मूवी देख के आए, आपको बड़ी अच्छी मूवी लगी, तो आपने अपने चार दोस्तों को बताई कि यार ये मूवी तो बहुत अच्छी थी, ठीक है ना, कुछ ऐसे। ओके, और मूवी खराब है तो आपने अपने चार दोस्तों को क्या बताया कि यार मूवी तो बहुत खराब थी। तो बेटा अगर आप यहाँ पे देखते हो कि टॉपिक्स टू बी कवर्ड में हम लोगों ने क्या क्या लिखा था, तो आप देखोगे हम लोग गुडविल पढ़ चुके हैं, फीचर्स पढ़ चुके हैं, नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ चुके हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल पढ़ चुके हैं। अब हम लोग सीधे अपने इस वाले पार्ट पे आएंगे, यानी कि क्वेश्चंस वाले पार्ट पे आएंगे, राइट। लेकिन बेटा क्वेश्चन वाले पार्ट को समझने से पहले आपको बस एक लास्ट चीज और समझनी है, बिल्कुल लास्ट बताऊंगा। ये समझना है कि बेटा गुडविल दो तरीके की होती है, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, ताकि आपको ये पता लगेगा कि हम लोग चैप्टर के अंदर किस तरीके की गुडविल को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों सबसे पहले ये समझ लेंगे कि गुडविल दो तरीके की होती है, एक होती है परचेस्ड गुडविल, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सर ये परचेज गुडविल क्या होती है, मैं आपको बताता हूं। मान लो ये मेरी कंपनी है, हर्ष हर्ष सर की, हर्ष भैया की कंपनी है, और ये आपकी कंपनी है स्टूडेंट। अब आपका नाम तो मुझे पता नहीं, बहुत सारे बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे नाम नहीं पता, मैं स्टूडेंट लिख दे रहा हूं। तो मैंने, हर्ष भैया ने स्टूडेंट की कंपनी को खरीद लिया, तो हर्ष की कंपनी और स्टूडेंट की कंपनी खरीद लिया। अब स्टूडेंट की कंपनी बेटा 10 लाख रुपए के एसेट वगैरह थे, लाइबिलिटीज वगैरह पे ऑफ करने के बाद, लेकिन मैंने क्या किया बेटा 2 लाख आपको और दिया, टोटल मैंने कितना दिया, टोटल मैंने 12 लाख रुपए आपको दिया, ठीक है ना, टोटल मैंने 12 लाख रुपए दिया आपको। तो बेटा इस 12 लाख में 2 लाख रुपए की गुडविल भी मुझे आपकी मिल गई, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, परचेज गुडविल कहेंगे, क्योंकि मैंने आपकी गुडविल को खरीदा है पैसा देकर। दिस इज गुडविल एक्वायर्ड बाय पेइंग फॉर इट। सिंपल है, ये गुडविल ऐसी गुडविल है जो अक्वायर की जा सकती है जब हम इसके पैसे भरते हैं। यूजुअली व्हेन वन बिजनेस परचेज अनदर फॉर अ प्राइस हायर देन द नेट वैल्यू ऑफ एसेट। सिंपल है कि एसेट से ज्यादा पैसा अगर मैं आपको दे रहा हूं तो इसे मैं परचेज गुडविल कहता हूं। अच्छा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात की जाए तो बेटा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। आप इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो, यानी कि आपको यही पढ़ना है, समझ लो यही पढ़ना है तुमको, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में आप इसको नोट करते हो। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को क्या करते हैं, आगे देखते हैं, है ना। नेचर की बात हो रही है, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट, ठीक है सर, गुडविल तो इंटेंजिबल एसेट होती है, और बेटा बैलेंस शीट में हम इसको शो भी करते हैं, एसेट साइड में शो करते हैं इसको, जी हाँ, बहुत बढ़िया, है ना। तो बेटा ये तो चलो एग्जांपल दे दिया मैंने आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल और इनहेरेंट गुडविल। अब मैंने यहाँ पे उस गुडविल के बारे में मैं बात करूंगा जो मैंने किसी से खरीदी नहीं है, मैंने डेवलप करी है, बनाई है वो गुडविल। ओके, तो बेटा ये एक ऐसी गुडविल होती है दैट अराइजेस, गुडविल दैट अराइजेस ओवर टाइम ड्यू टू अ फर्म्स रेप्यूटेशन, क्वालिटी सर्विस और कस्टमर की सेटिस्फैक्शन। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये होगा सर कि इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बिकॉज इट इज नॉट परचेज। आप समझना बेटा, आप इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हो, बस मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि देखो बेटा परचेज गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है, ये नहीं की जाती। तो हम बेटा ये पढ़ने आए हैं क्या, जो बुक्स ऑफ अकाउंट, जो बुक्स ऑफ अकाउंट में जिसको रिकॉर्ड ही नहीं किया जाएगा, हम क्या करेंगे उसकी वैल्यूएशन करके, कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका मतलब हम लोग बेटा परचेज गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं, और वही हम लोग को आगे पढ़ना भी है। लॉजिक बात समझ रहे हैं, लॉजिक समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया। नेचर, बेटा इसको बैलेंस शीट में भी शो नहीं किया जाता है, ओके की रिपोर्ट, ठीक है ना। इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि भैया जब शो ही नहीं करते हो तो कैलकुलेट करने की क्या जरूरत। A firm builds a strong reputation over years of good service and earns more profit than similar firms. एग्जाम्पल क्या है कि भैया अगर आप लंबे समय से अपना बिजनेस कर रहे हो, अच्छी सर्विस दे रहे हो, तो अच्छी गुडविल बनेगी, नहीं दे रहे हो तो बेकार गुडविल बनेगी। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल पढ़ लिया, बहुत ही बढ़िया। अब आते हैं बेटा अपने
सीधे क्वेश्चन की बात करते हैं। एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड को समझने की कोशिश करते हैं वाया क्वेश्चंस। कॉपी पेन निकाल लो। अभी तक देखो मैंने नहीं बोला कि कॉपी पेन निकाल लो, अब बोल रहा हूं कॉपी पेन निकाल लो, मेरे साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ये वीडियो है बेटा रिकॉर्डेड फॉर्म में, आपके पास पावर है कि आप इसको पॉज करो और मेरे से पहले क्वेश्चन के आंसर निकालने की कोशिश करो। डन है? तो हर बच्चा क्या करेगा बेटा, जब भी मैं किसी क्वेश्चन पे आपको लेके आऊंगा, क्वेश्चन पढ़ना, वीडियो पॉज करना, खुद से सॉल्व करना और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोगों को, इसीलिए मैं कहता हूं, किसी बच्चे को रिवीजन करना है तो भी वन शॉट इंपॉर्टेंट है, कुछ नया सीखना है तो भी वन शॉट इंपॉर्टेंट है। ठीक है? क्या पता इस वन शॉट को देखने के बाद आप गुडविल को अलग नजरिए से देखने लगो और जो रटने की कोशिश कर रहे थे वो रटने की जरूरत ना पड़े। फिलहाल बात करते हैं बेटा हम लोग अपने पहले मेथड की, जिसका नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। अंडर द एवरेज, अच्छा ये सब पढ़ने की जरूरत है क्या? देखो मैं एक बात बताता हूं कि मैं आपके लिए थ्योरी भी लेके आया हूं, न्यूमेरिकल भी लेके आया हूं, सारी चीजें इस पीडीएफ में, एवरीथिंग इज इन पीडीएफ, राइट? तो मेरा फोकस ये है कि मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाऊं, पढ़ के देखना हो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये पीडीएफ चाहिए है ना, देखो अब तुमको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मैंने आपके लिए ये चीज लिखी हुई है ना, कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, देख लो स्टेप लिखे हुए हैं आपके लिए। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए, ठीक है ना, सारी चीजें आपको चाहिए, तो बेटा आप एक काम करना, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लेना। आप इस बार कोड को स्कैन करोगे तो भी टेलीग्राम चैनल तक पहुंच जाओगे। अगर नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, जस्ट कॉमर्स क्लास 12, ठीक है, क्या नाम है, जस्ट कॉमर्स क्लास 12, इस टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाना, ये लोगो मिल जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। एक बार वहां पे लिख देना कि सर मुझे इस वाले चैप्टर की पीडीएफ दे दीजिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। करेक्ट है? और आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो रहा हो। चलो अब आते हैं बेटा अपने एवरेज प्रॉफिट मेथड पे। अब जो लिखा हुआ है वो आप पढ़ते रहना, मैं आपको सीधे मुद्दे की बात पे लेके आने वाला हूं। ठीक है ना, सीधे मुद्दे की बात पे लेके आता हूं। जो लिखा हुआ है वो आप पढ़ सकते हो, बहुत सिंपल है। देखो बेटा, गुडविल को कैलकुलेट करने का एक बहुत आसान तरीका है। क्या? सोच के देखो कि अगर मेरी कंपनी, भाई देखो गुडविल यानी कि ब्रांड की रेप्यूटेशन, मेरी दुकान की रेप्यूटेशन। सर गुडविल अगर रेप्यूटेशन से बनती है तो कहीं ना कहीं रेप्यूटेशन तो पैसों से बनती है ना। भाई अगर मेरे पास पैसे ज्यादा है, मेरा बहुत बड़ा घर होगा, मेरी बहुत बड़ी गाड़ी मेरे घर के बाहर खड़ी होगी, मेरी रेप्यूटेशन अच्छी होगी सोसाइटी में, अच्छी होगी ना सर? अच्छी होगी। तो वैसे ही बेटा कंपनी की रेपुटेशन भी अच्छी होगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि गुडविल को मैं वैल्यू कर सकता हूं प्रॉफिट से? बिल्कुल कर सकता हूं। लेकिन सर क्या मैं 1 साल के प्रॉफिट से कैलकुलेट कर सकता हूं, 2 साल के प्रॉफिट से कैलकुलेट कर सकता हूं? बहुत मुश्किल है। क्या पता मैंने इस साल प्रॉफिट कमाया, अगले साल लॉस हो जाए। करेक्ट है? तो इसके लिए एक बेटा उपाय है। क्या उपाय है? कि मैं 2-4 साल के प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट निकाल लूं। ठीक है ना, कि 1 साल मैंने 10 कमाया, 1 साल मैंने 12 कमाया, 1 साल मैंने 15 कमाया, 1 साल मेरा लॉस हो गया। तो एक काम करता हूं, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेता हूं पिछले 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, 8 साल का, 10 साल का, और वहां से गुडविल निकालने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले आपको यह समझ में आया होगा कि भैया प्रॉफिट क्यों यहां लिखा हुआ है, क्योंकि प्रॉफिट से गुडविल थोड़ा इजी है कैलकुलेट करना। चलो पढ़ के देखते हैं। अंडर द एवरेज प्रॉफिट मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द एवरेज ऑफ द पास्ट प्रॉफिट। आप अपने पास्ट प्रॉफिट का एक एवरेज निकालते हो जो आपने कुछ सालों में कमाया हो। दिस मेथड अज्यूम्स दैट फ्यूचर प्रॉफिट्स विल बी सिमिलर टू द पास्ट एवरेज। सिंपल। अब बेटा इस मेथड से पता क्या लगता है? इस मेथड से पता लगता है कि अगर मैंने पिछले 5 साल से प्रॉफिट कमाया है, एवरेज प्रॉफिट है 25,000, तो पिछले 5 साल से अगर मैं 25,000 रुपए हर साल कमा रहा हूं एवरेज, तो मैं फ्यूचर में भी कमाऊंगा। इससे यही तो पता लगता है। हाँ बेटा, अब तुम कहोगे सर फ्यूचर किसने देखा है? ठीक है, लेकिन हम फ्यूचर को एंटिसिपेट तो करते हैं ना। हम कुछ भी करने जाते हैं, आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो फ्यूचर को एंटिसिपेट करके कर रहे हो ना, कि मैं पास हो जाऊंगा। अगर आपको पहले ही भगवान ये आके बता दें कि आप फेल हो जाओगे तो पढ़ोगे ही क्यों? जब आपको पता ही होगा कि आप फेल होने वाले हो तो आप पढ़ोगे ही नहीं ना। आपको नहीं पता है इसलिए तो आप तैयारी कर रहे हो, अगर पता लग जाएगा तो तैयारी क्यों करोगे? सिंपल है। तो हम फ्यूचर को एंटिसिपेट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। क्लियर है सर ये बात? बिल्कुल। तो अब सोचो बेटा कि अगर मैं आपके बिजनेस को खरीद रहा हूँ तो मेरे मन में तो एक सवाल आएगा कि भाई इस बंदे के प्रॉफिट कितने हैं, तभी तो मैं खरीदूंगा ना। नहीं तो मैं खरीदूंगा ही क्यों? अगर तुम्हारा बिजनेस एक मरा हुआ बिजनेस है, बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं कमाता, मैं क्यों खरीदूंगा तुम्हारा बिजनेस भाई? नहीं खरीदूंगा। मैं तभी खरीदूंगा जब मुझे पता होगा कि भैया ये कंपनी बड़े प्रॉफिट में चल रही है, 5 साल का एवरेज प्रॉफिट देखूंगा।
ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बेटा इसे कहते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। अभी सिर्फ बातों में समझ में आया, अब क्वेश्चन भी करके देखेंगे। बेटा इसके अंदर दो तरीके निकालने के, एक है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। फिलहाल अपन लोग बात करने वाले हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में। अब सर ये देखिए, ये बातें सारी लिखी हुई हैं, आप बेटा इसको पॉज कर लो, पढ़ लो। नहीं पॉज करना, नहीं पढ़ना, पीडीएफ में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, मैं सीधे आपको क्वेश्चन पे लेके आता हूं। कुछ नहीं लिखा हुआ है, स्टेप्स लिखे हुए हैं। स्टेप तो हम लोग क्वेश्चन में ही सीख लेंगे, फॉर्मूले लिखे हुए हैं, फॉर्मूले पढ़ने की याद करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में आप लोगों को सारी चीजें मैं समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं। तो चलो भैया शुरू करते हैं। कॉपी पेन निकाल लो और बेटा पॉज कर लो, अगर वीडियो को तुम्हें क्वेश्चन करने का मन हो तो पॉज कर लो। कर लिया, बहुत बढ़िया। तो पॉज वॉज वाला खेल अब तुम खेलते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे मर्जी हो। तो बेटा क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो एक तरफ क्वेश्चन, एक तरफ अपन सॉल्व करेंगे। ए परचेज्ड 20 बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2010। हम लोग कौन सी गुडविल पढ़ते हैं? परचेज गुडविल पढ़ते हैं, सेल्फ जनरेटेड नहीं पढ़ते। तो बेटा ए ने बी का बिजनेस खरीदा है 1 जनवरी 2010 को। इट वॉज एग्रीड दैट द फर्म्स गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। इन्होंने क्या बोला कि सर 2 ईयर परचेज, बेटा ये नोट कर लेना, 2 ईयर परचेज। ठीक है, तो 2 ईयर परचेज है, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। तो हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है लास्ट 3 ईयर्स का। सर ये 2 ईयर परचेज क्या होता है बताता हूं, रुके रहो। द प्रॉफिट ऑफ 20 बिजनेस फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। अब बेटा आपको पिछले 3 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं, 2007, 2008, 2009। बहुत बढ़िया। 2007 में आपकी कंपनी ने कमाए थे 80,000 रुपए, 2008 में कमाए आपकी कंपनी ने 1 लाख रुपए, 2009 में आपने कमाए हैं 90,000 रुपए। तो आपने हर साल में इतना इतना पैसा कमाया है, हमको निकालना है एवरेज प्रॉफिट। और आगे देखो क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म्स गुडविल। कुल मिला के गुडविल निकालनी है, और हमको हर साल का प्रॉफिट दे रखा है, लेकिन हमको क्या निकालना है पहले? एवरेज प्रॉफिट। तो बेटा एक बात, ये ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है सीखना। देखो कह रहे हैं कि 80,000 रुपए का प्रॉफिट तो था, बिल्कुल था, लेकिन एबनॉर्मल गेन था 10,000 रुपए का। कंपनी को एक गेन हुआ, कंपनी को एक गेन हुआ, वो एबनॉर्मल था 10,000 रुपए का। ठीक है, अब समझना बेटा, आप कहोगे सर नॉर्मल एबनॉर्मल गेन क्या होता है? गेन मतलब फायदा, नॉर्मल गेन मतलब कि मैं अपनी दुकान खोल के बैठा था, कस्टमर आया और वो मुझसे कुछ सामान लेके गया, ये तो नॉर्मल गेन है। नॉर्मल गेन को तो मैं फिर प्रॉफिट में जोड़ दूंगा। एबनॉर्मल गेन लिखा हुआ है बेटा, एबनॉर्मल गेन का मतलब है कि मेरे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से हटके मुझे कुछ फायदा हो गया हो। एग्जांपल देता हूं, मैं दुकान पे बैठा था, कोई सेल्समैन आया, उसने कहा कि सर अगर आप ये मेरा सामान बिकवा देंगे तो मैं आपको कमीशन दूंगा। मैंने कहा चलो भाई, मैं किसी और के पास गया, मैंने बिकवा दिया, मेरा कमीशन मुझे मिल गया। क्या ये मेरा रोज का काम था? क्या ये मेरा नॉर्मल काम था बिजनेस का? बिल्कुल भी नहीं था। कमीशन खाना मेरा रोज का काम नहीं था, मैंने उस दिन मेरा मन किया, मैंने खा लिया, 10,000 रुपए का फायदा हो गया। ये एक एबनॉर्मल गेन है। ओके, अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा बता दूंगा, टेंशन मत लेना। आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000। अब ये क्या कह रहे हैं? एबनॉर्मल लॉस, कोई ऐसा लॉस जो मेरे नॉर्मल कोर्स में हो गया बिजनेस में, तो उसे मैं नॉर्मल लॉस कहता हूं। कोई ऐसा लॉस जो मेरे बिजनेस में एबनॉर्मली हो गया, जैसे बिजनेस कर रहे थे, आग लग गई। अब बेटा आग रोज रोज तो नहीं लगती है, लगती है क्या आग रोज रोज? नहीं लगती है। तो सर लेकिन नुकसान हो गया, तो इसे मैं एबनॉर्मल लॉस बोलता हूं। एक्सक्लूडिंग 10,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। क्या बोला गया कि 2009 में 90,000 रुपए का फायदा हुआ, लेकिन उसमें मैंने 10,000 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था फर्म की प्रॉपर्टी पे, जिसको मुझे इंश्योर्ड करवाना था। बेसिकली बेटा हम लोग प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाते हैं ना, लाइफ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस। देखो क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगा रहा हूं, क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगाऊंगा, मिनटों में सेकंडों में कर दूंगा क्वेश्चन। तुमको समझा रहा हूं इसलिए इतना टाइम लगा रहा हूं। ठीक है ना, तो ध्यान से समझते रहो कि बेटा फर्म की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाना था, 10,000 रुपए का मैंने प्रीमियम भरना पड़ा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, हो सकता है कि बेटा आप लोगों ने सॉल्व कर लिया हो, तो अपने आंसर को एक बार फटाफट से मैच कर लीजिएगा। तो सबसे पहले सर अगर मैं बात करता हूं 2007 की, देखो बेटा 2007 में क्या हुआ, 80,000 रुपए का प्रॉफिट था, जिसमें से गेन जो था वो एबनॉर्मल था। हम जो गेन लेते हैं वो नॉर्मल वाला लेते हैं, यानी कि ये 10,000 रुपए क्या हो जाएंगे, 80,000 में आप इन 10,000 रुपए को माइनस कर दीजिए। ठीक है ना, तो 70 बचेगा, बिल्कुल। चलिए अब बात करते हैं 1 लाख रुपए की। सर ये 1 लाख में क्या हुआ था? बेटा 1 लाख रुपए में एबनॉर्मल लॉस हो गया था, तो आफ्टर चार्जिंग है, आफ्टर चार्जिंग है तो ऐड कर दीजिए, 20,000 ऐड कर देंगे, कितना हो गया? 1,20,000 हो गया।
और अब बात करते हैं सर 90,000 में 10,000 रुपए एक्सक्लूडिंग था, तो सर 90 में से 10 ये हटा देंगे, 90 में से ये 10 हटा देंगे, तो ये कितना बचेगा, 80 बचेगा। चलो अब हमारे पास कोरा कोरा प्रॉफिट आ गया है, निकालने की कोशिश करते हैं। तो भैया 70, 1, 20 और 80, तो बेटा अब आप यहीं पे जोड़ लो, 1, 20 और 80 कितना हो गया, 2 लाख, 2 लाख और ये हो गया बेटा 2,70,000। अगर मैं एवरेज प्रॉफिट निकालना चाहूं तो कैसे निकाल सकता हूं, देखना मेरे तीनों साल का प्रॉफिट कितना हुआ, 1, 20 और 80, 2 लाख, 2,70,000, 2,70,000। तो तीनों सालों का जो मेरा प्रॉफिट था बेटा वो कितना था, 2,70,000। एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो 3 से डिवाइड कर दूंगा। बोलिए बेटा बिल्कुल सही है सर, हाँ जी बिल्कुल सही है। तो बेटा 90,000 रुपए आ जाएगा। जी हाँ सर, ये तो एवरेज प्रॉफिट निकला ना, अभी गुडविल कहाँ निकली, चलो गुडविल निकालते हैं। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, कितने साल के लिए खरीदा। ठीक है, तो 90,000 रुपए आपका एवरेज प्रॉफिट था। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था बेटा, यहां पे दे रखा है 2 ईयर परचेज। ध्यान रखिएगा ये 2 ईयर परचेज, 3 ईयर परचेज हमेशा आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो बेटा आपने इसको 2 से इंटू किया, मेरे हिसाब से जो गुडविल आनी चाहिए वो 1,80,000 रुपए आनी चाहिए। क्या आपकी आ रही है गुडविल 1,80,000? हाँ जी। क्वेश्चन फिनिश, हाँ जी फिनिश। अब देख लो यहाँ पे, देखो क्या किया, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला, पास्ट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है ना, पास्ट प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड किया। फिर हमने गुडविल निकाल लिया, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और नंबर ऑफ ईयर परचेज बेटा हमेशा क्वेश्चन में दिया रहता है, जैसे 2, 3, 4 कुछ भी दे रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया सर एवरेज प्रॉफिट मेथड का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। ठीक है, तो सॉल्यूशन हमने वहीं पे कर लिया, इधर आता है। A, B and C are partners sharing profit and losses equally. A, B और C तीन पार्टनर थे और वो इक्वली प्रॉफिट एंड लॉसेस बांट रहे थे। दे एग्री टू एडमिट डी फॉर इक्वल शेयर। डी भी आ रहा है बेटा, हमको पता है गुडविल का क्वेश्चन है तो हमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग निकालने की, रेशियो निकालने की जरूरत वगैरह तो है नहीं, तो हम लिख भी नहीं रहे। फॉर दिस पर्पस द वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज। क्वेश्चन में दे रखा है बेटा साफ साफ कि कितना ईयर परचेज, 4 ईयर परचेज। ठीक है, ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, 5 साल का एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। तो बेटा ये तो 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, लेकिन 2009 में बेटा लॉस हुआ है, ध्यान रखिएगा 2009 में लॉस हुआ है। बहुत बढ़िया, आगे पढ़ते हैं। 20,000 वॉज परचेज, चाहो तो पॉज करके क्वेश्चन पहले ही कर सकते हो। 20,000 वॉज परचेज एंड डेबिटेड टू, अच्छा 20,000 की कोई मशीन मशीन होगी इन्होंने खरीदी है, एंड डेबिटेड टू ऑन 1 जनवरी 2009 अ मोपेड कॉस्टिंग ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, अकाउंट ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट 25%। इन्होंने बोला कि सर कोई मॉप्ड था, ट्रेवलिंग चार्ज एक्सपेंसेस में हमने कॉस्ट कर दिया उसको, 20,000 रुपए का था और उस पर हमने डेप्रिसिएशन भी लगा दिया है 25% का। तो सर 20,000 रुपए का सबसे पहले 25% निकाल लीजिए, है ना। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि 20,000 का सर जी हम 25% निकालेंगे, और ये मेरे ख्याल से होना चाहिए 5,000। यानी कि सर आज की डेट में 20,000 रुपए का अगर मेरा मॉप था, उसमें अगर मैंने 5,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा दिया तो ये बचा 15 का। अरे 100%, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल आफ्टर एडजस्टिंग द अबव। ठीक है जी, तो बेटा कह रहे हैं कि गुडविल की वैल्यू वैल्यू निकालो जब ये सब आप एडजस्ट कर लेना। ठीक है बेटा, तो देखो लॉस तो आपको हुआ ही था, ऊपर से आपने क्या किया, 15,000 का सामान और खरीद लिया, तो एक्सपेंसेस तो आपको क्या करने पड़ेंगे सर जी, माइनस करने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ जी, तो बेटा सबसे पहले यहाँ पे क्या करो, 1,20,000 रुपए में से 15,000 तो ये माइनस करो, कितना हो गया, ये आ गया 1,05,000। ठीक है, और अब बेटा ये सारे प्रॉफिट ऐड करो और इसमें से लॉस को क्या करो, माइनस करो। चलो भैया करना शुरू करो। 1,40 और 1,00,000 कितना हुआ, 2,40। 1,40 और 1,00,000 2,40, 2,40 और ये हो गया बेटा 70। 1,40 और ये हो गया 2,40 और ये हो गया बेटा आपका 3,40। ठीक है, 3,40 में अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं, 3,40 में अगर आप 1,05,000 घटाते हो तो ये हो गया 2,35,000। करके देख लो, कर दूं क्या यहाँ पे, चलो कर लेते हैं। 30,000, ठीक है, 30,000 है ना, हाँ, 30,000 प्लस 70,000 प्लस 1,00,000 प्लस 1,40,000 माइनस 1,05,000,
बेटा ये सब आप करके देख लीजिए, 2,35,000 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या कर लिया, आपने सबसे पहले टोटल जो प्रॉफिट थे 5 साल के उनका निकाल लिया, टोटल कितना आ गया, 2,35,000। तो अब आप एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हो। जी हाँ, 2,35,000 डिवाइडेड बाय 5 करके देख लो भैया। 2,35,000 डिवाइड बाय मैंने 5 किया तो ये आ गया सर मेरा 47,000। और बेटा अब आपको गुडविल निकालनी है, तो आप एक काम करिए, 47,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 4। ठीक है, तो इंटू कर लीजिए 4, कितना आ गया, 1,88,000। आ रहा है बेटा यही आंसर? कोई दिक्कत हो तो बताओ। आ रहा है यही आंसर? ठीक है। अच्छा मैं तो शॉर्ट में कर दे रहा हूं, तुम चाहो तो पूरा फॉर्मूला लिखो कि एवरेज प्रॉफिट इनटू इज इक्वल टू 5 ईयर प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, फिर गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो आप पूरा निकालना, मैं आपको शॉर्ट में समझाने के लिए लिख रहा हूं, बाकी आपका काम ये है कि आप पूरा निकालो जब भी आपको पेपर में निकालने की जरूरत पड़ रही है। अब आते हैं सर हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट। देखो हम लोगों ने अभी तक क्या किया, सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया। अब आते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट पे, ये बाद में पढ़ लेंगे या पीडीएफ में आप पढ़ लेना। सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बात करता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में। द प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, बेटा 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, 9, 10, 11, 12, 13। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। तो बेटा 3 ईयर परचेज दे रखा है। परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग वेट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इन्होंने वेट भी दे रखे हैं, कह रहे हैं वेट असाइन करो कितने, 1, 2, 3, 4 और 5 टू द प्रॉफिट ऑफ, ठीक है, 9, 10, 11, 12, 13 रिस्पेक्टिवली। हमने कहा भैया बहुत बढ़िया है। तो देखो बेटा अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको कॉपी में कैसे लिखना है, सिंपल है। सबसे पहले आप लिखो ईयर, ठीक है ना, तो ईयर आपको पहले यहां पे लिख रखा है। फिर आप लिखो यहां पे कि यार मेरा ना अमाउंट कितना है, तो ठीक है, तो ये हो गया सर मेरा प्रॉफिट, है ना, ये हो गया मेरा प्रॉफिट। अब आप लिख लो यहाँ पे वेट, और फिर आप क्या लिख लोगे, वेट के बाद यहाँ पे आ गया आपका प्रोडक्ट। ठीक है ना, प्रोडक्ट कैसे करते हैं सर, बता देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है कि 1, 2, 3, 4, 5 वेट असाइन कर दो, 1, 2, 3, 4, 5 हमने वेट असाइन कर दिए। अब बेटा क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। 40,000 इंटू 1 तो 40,000, ठीक है। 48 इंटू 2 करिए, 48 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, 96 आएगा, बहुत बढ़िया। 60 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, 1,80,000 आएगा, बहुत उम्दा। 50,000 इंटू 4 करेंगे कितना आएगा, 2 लाख रुपए आएगा, शानदार। ठीक है, और 36,000 इंटू 5 कर लो भैया, तो ये आ गया मेरा 180, 180 आ गया जी, बहुत ही शानदार। तो बेटा आप इन सबको क्या करो, टोटल करो और वेट का टोटल करो। तो अगर मैं वेट का टोटल करता हूं, सबसे पहले वेट का टोटल करो, 5 और 4 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो बेटा वेट का टोटल कितना आ रहा है, 15 आ रहा है सर। और इसका टोटल कर लो भैया फटाफट। तो बेटा जब आप इसका टोटल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 6,96,000, 6,96,000। बिल्कुल ओके की रिपोर्ट, टोटल कर लिया, इसका टोटल कर लो, इसका टोटल कर लो। बहुत शानदार सर। चलिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट से हम लोग गुडविल निकालते हैं। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 696,000 डिवाइडेड बाय 15। आंसर आ जाएगा 46,400। अब सर जी गुडविल निकालनी है, तो कैसे निकालते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अच्छा नंबर ऑफ ईयर क्वेश्चन में कितना दे रखा है भैया, कितना दे रखा है, 3 ईयर। तो बेटा 46,400 इंटू 3, करेक्ट है, 0, 0, 3, 4 जा 12, 19, और ये हो गया सर आपका 1 लाख 1,39,200। बेटा ये आंसर आ रहा है, निकाल दो ना साथ में। तो बेटा इस तरीके से आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन भी करने होते हैं, ठीक है ना। अब अगर आप यहां पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, ये देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, टोटल प्रोडक्ट्स ऑफ वेट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स, ठीक है। गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। करेक्ट हो गया मामला। तो बेटा लिखा हुआ है, आपको वही लिखा हुआ है जो फॉर्मूले में आपको बता रहा हूं। तो इस तरीके से वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का भी आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, बहुत शानदार। अब आते हैं बेटा अपने हम लोग दूसरे वाले मेथड पे। अगर आप देखते हो अपना पहला वाला पेज, तो ये देखो आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड पूरा समझ लिया है। हम लोग आ रहे हैं सुपर प्रॉफिट पे, फिर पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन, चैप्टर खत्म, सिंपल। तो चलो भैया सुपर प्रॉफिट पे आते हैं। सुपर प्रॉफिट तो निहायत ही इजी है।
बिल्कुल भी कठिन नहीं है। आपको सीधे क्वेश्चन पे लेके आता हूं सुपर प्रॉफिट में। अगेन बेटा बता दे रहा हूं, लिखा हुआ है पढ़ते रहना, ठीक है। इसको छोड़ते हैं, ये पूरे स्टेप लिखे हुए हैं, पढ़ लेना, ठीक है। पॉज कर लो, पढ़ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। और यहां बात करते हैं सर क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन के अंदर ही मैं आपको सारे फॉर्मूले रटवा दूंगा, इतने ढेर सारे क्वेश्चन आपको करवा के यहां से भेजूंगा। अ फर्म अर्न्ड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 years एज। नेट प्रॉफिट 3 साल के, बहुत बढ़िया। द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म इज 60,000। अच्छा, अगर हमको बेटा 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं तो क्या हम एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं? 100%। तो सबसे पहले यहाँ पे भैया टोटल कर लो। टोटल कर लिया तो 0 0 0, 8 और 9 10, 2 2 4 5 और 1 6, कितना आ गया? 60,000। तो बेटा एवरेज प्रॉफिट निकल सकता है? बिल्कुल सर निकल सकता है। कैसे निकलेगा? 60,000 डिवाइडेड बाई 3, कितना आया? 20,000। 20,000 तो क्या आ गया सर? मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया। कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म इज 60,000, ठीक है। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, जैसे ही सुपर प्रॉफिट मेथड दिखे, तुम्हें दो काम करने हैं। सबसे पहला काम ये करो कि एवरेज प्रॉफिट मेथड निकाल लो, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, मेथड नहीं, एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। तुम्हें स्टेप जानने हैं ना, फॉर्मूले जानने हैं ना, तो फॉर्मूले ही तुमको बता रहा हूं। सुपर प्रॉफिट मेथड जैसे ही दिखे तुमको, कोई क्वेश्चन दिखे, तो तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करके अपने पास में रख लेना है। चलो ये तो हो गया, आगे देखते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म इज 60,000। फर्म ने अभी तक जो पूरा पैसा अपने बिजनेस में डाला है वो 60,000 रुपए डाला है। A fair return on the capital having regard to the risk involved is 10%। अब देखो बेटा, आपको पता है कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो है 60,000। आप एक बात बताओ, आप अपने पूरे जीवन में 60,000 रुपए कहीं डाल रहे हो, मैं अपने 60,000 रुपए कहीं लगा रहा हूँ, 60,000 लगा रहा हूँ। तो क्या मैं ये सोच के लगाऊंगा ना कि कुछ पैसा मुझे रिटर्न में मिले? अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, सामान खरीद रहा हूँ, खर्चा कर दिया तो बात अलग है। लेकिन अगर मैं बिजनेस में 60,000 रुपीज डाल रहा हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ तो सोच के चलूंगा ना कि भाई ये मुझे रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो बेटा मार्केट में जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है, क्या बोलते हैं? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम लोग शॉर्ट में NRR भी बोल देते हैं, ये क्वेश्चन में आपको दिया रहता है। तो इस क्वेश्चन में कितना है? 10% है, ठीक है। 10%, बहुत बढ़िया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 year परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years। तो बेटा आपको 3 year परचेज भी दे रखा है। तो सर पहला स्टेप हमको बिल्कुल क्लियर है कि सुपर प्रॉफिट मेथड जैसे ही हमको दिखे, हमको एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना है। बेटा दूसरा क्या तरीका है? दूसरा सब समझिए। फिर आपको क्या करना है बेटा? आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? मैंने कितना पैसा लगाया इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो मैंने निकाल लिया नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे निकलेगा? मैंने कितना पैसा लगाया, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। तो बेटा मैंने लगाया 60,000, और ये है मेरा 6,000 रुपए नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये क्या है बेटा आपका? ये है आपका सेकंड स्टेप, अगर आप सुपर प्रॉफिट मेथड को कैलकुलेट कर रहे हो तो। एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, बहुत बढ़िया। अब बेटा आपको निकालना है सुपर प्रॉफिट, बहुत शानदार। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज कितना है? एवरेज है 20, और नॉर्मल कितना है? 6। माइनस कर दीजिए, तो ये आ गया सर 14, ठीक है। ये है बेटा आपका तीसरा स्टेप। ये है तीसरा स्टेप, अगर आपको गुडविल निकालनी है। और लास्ट में हम आते हैं अपनी गुडविल पे। तो बेटा गुडविल निकालने के लिए क्या करना है? सुपर प्रॉफिट इनटू, जो पहले करते थे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। जो पहले करते थे वही अभी भी कर रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सुपर प्रॉफिट कितना? 14, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना 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 कितना? 3 ईयर। तो बेटा जरा 14 को 3 से डिवाइड इनटू कर लीजिए, जितना भी आ रहा हो वो आपका आंसर है। और अगर आप लोगों ने किया है तो बेहतर है, ठीक है। तो बेटा ये आ जाएगा आपका 42,000। बेटा समझ में आया ना? तो ये होता है बेटा आपका चौथा स्टेप। आपको सारे स्टेप मैंने क्या कर दिए? बता दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पूरा जो तरीका है ना, ऐसा लग रहा है दिवाली की लाइट जल रही है ना मेरे बोर्ड पे। तो बेटा ये जो पूरा तरीका है आपको पता होना चाहिए। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, फिर सुपर प्रॉफिट निकालेंगे एवरेज में से नॉर्मल को माइनस करके, और फिर हम लोग गुडविल निकाल लेंगे। गुडविल निकालने का तरीका सेम है। पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करते थे, अब हम सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये वाली कहानी हो गई। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ XYZ एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर आर 54,000 पर ईयर। इस क्वेश्चन में हमको बेटा एवरेज प्रॉफिट पहले से ही दे रखा है 54,000, बहुत शानदार। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज 3 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है कितना? 3 लाख, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ो।
द रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है सवाल में 10%, बहुत शानदार। द रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर एस्टिमेटेड टू बी 9,000 पर एनम। पार्टनर्स को सैलरी में चाहिए भैया, कितनी सैलरी चाहिए? 9,000 रुपए सालाना, बहुत शानदार। कह रहे हैं गुडविल निकालो, क्या बात कर रहे हैं, गुडविल निकालो सुपर प्रॉफिट मेथड से, वो भी 2 ईयर परचेज पे। ओहो, कैसे निकलेगी सर, ये तो बड़ा चक्कर हो गया। बेटा बहुत आसान है इस तरीके से गुडविल निकालना। सबसे पहले एक बात समझेंगे, कि आपको एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा है, लेकिन आपको नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दे रखा है। तो नॉर्मल प्रॉफिट सबसे पहले निकालिए। कैपिटल एम्प्लॉयड है 3 लाख, ठीक है। और बेटा रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। तो नॉर्मल हुआ 30,000। ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल। तो बेटा अब आप क्या करते हो, अब आप सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज में से नॉर्मल को माइनस कर देते हो। हम वही करेंगे, सिंपल है, इसमें कुछ नया थोड़ा ना कर देंगे। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन बेटा नॉर्मल प्रॉफिट में एक बात और है कि हमें रेम्यूनरेशन भी देना है, सैलरी देनी है, तो सैलरी भी माइनस कर दीजिए, माइनस सैलरी, ठीक है। चलो, तो एवरेज कितना है? 54। नॉर्मल कितना है? 30। सैलरी कितनी है जी? सैलरी है जी 9,000, ठीक है, 9,000। तो बचेगा कितना जी? 15,000, ठीक है जी। बताइए कोई दिक्कत है? सर कोई दिक्कत नहीं है। गुडविल निकालनी है जी, बिल्कुल निकालेंगे। कैसे निकलेगी? 2 ईयर परचेज। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? उम्मीद कर रहा हूं कि आ ही रहा होगा। 15,000 इंटू 2 कर दीजिए, आंसर आ गया गुडविल का 30,000 रुपए। और आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट। बोलो डन हो गया ना? देख लो, स्क्रीनशॉट खींचना हो खींच के देख लो। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं भैया? इस क्वेश्चन में कह रहे हैं, अच्छा एक एक मेथड के 2-3 क्वेश्चन करवा दे रहा हूं तुमको, ठीक है ना? तो इससे क्या होगा, तुम्हारी एक प्रैक्टिस अच्छी सी बन जाएगी, है ना? तो ये हमारा सुपर प्रॉफिट का लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड पे आगे बढ़ेंगे। ऑन 1 अप्रैल 2012 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट्स ऑफ रुपीज 75,000 इंक्लूडिंग कैश ऑफ 5,000। बेटा एक फर्म है जिसके पास एसेट है 75,000 रुपए के, 75,000 के, और कैश है 5,000 का, ठीक है। तो एसेट्स हैं कितने के? 75,000 के। कैश कितने का बता रहे हैं? कह रहे हैं 5,000 रुपए का कैश है, बहुत शानदार। द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ 60,000 एट द रिजर्व कंस्टिट्यूटेड द रेस्ट। कह रहे हैं रिजर्व कितना है? रिजर्व है 60,000 रुपयों का, बहुत शानदार। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। कह रहे हैं एनआरआर कितना है? एनआरआर तो 10% है बेटा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% ही दिया होता है क्वेश्चन में, तो टेंशन मत लेना। Goodwill of the firm is to be valued at 24 year at 4 year purchase of super profit. Find the average profit. कह रहे हैं बेटा गुडविल पहले से ही दे रखी है क्वेश्चन में 24,000, ठीक है, बहुत शानदार। 4 ईयर परचेज भी है। और कह रहे हैं बेटा कि एवरेज प्रॉफिट निकालो। तो निकालना क्या है क्वेश्चन में बेटा? एवरेज प्रॉफिट निकालना है। अब आप समझ रहे हो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे क्यों डाला हुआ है? क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अलग क्वेश्चन है। अभी तक आप लोग बार बार गुडविल निकाल लेते, अब क्वेश्चन में आपको गुडविल ऑलरेडी दे रखी है, निकालना क्या है? एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो यानी कि हमें उल्टा चलना पड़ेगा। पहले हम सीधा चलते थे, एवरेज, नॉर्मल, सुपर और फिर गुडविल। अब हम गुडविल निकाल के फिर उल्टा चलेंगे। तो बेटा हमको एक चीज यहां से बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि अगर मुझे एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो पहले मुझे स्टेप बाय स्टेप उल्टा चलना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले बेटा गुडविल का फॉर्मूला जो होता है वो आप लिखिए, क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर, ठीक है ना, पूरा लिख लेना, परचेज, परचेज। सुपर प्रॉफिट हमको क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, यानी कि सुपर प्रॉफिट हमसे निकल जाएगा हमको यहाँ पे। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 4। गुडविल कितनी है? 24,000, 24,000। बेटा सुपर प्रॉफिट की वैल्यू निकल जाएगी, बताइए कितनी हुई? बताइए। 24,000 को, है ना, 4 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो बेटा ये आ जाएगा सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 24,000 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 6 4, ये हो गया 6,000। तो हमको बेटा क्वेश्चन में क्या दे रखा था? हमको गुडविल दे रखी थी, हमने सुपर प्रॉफिट निकाल लिया उल्टा चलते हुए, बिल्कुल निकल जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं थी। आगे बढ़ेंगे। और अब हमको ये पता है कि सर अगर हमको सुपर प्रॉफिट दे रखा है और अगर हमको नॉर्मल प्रॉफिट और मिल जाए, नॉर्मल प्रॉफिट अगर हमको और मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा।
तो बेटा नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमको कैपिटल एम्प्लॉयड पता होनी चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है क्वेश्चन में बेटा? सिर्फ 75,000 से ही हम करेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा, जी हाँ, कैसे? 75,000 इंटू 10%, कितना हुआ? 7500। ओहो, 7500। ये यहां तक बेटा बात क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हुई। तो सर हमको अगर नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है और सुपर प्रॉफिट भी दे रखा है, तो एवरेज प्रॉफिट आराम से निकलेगा। बिल्कुल, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज निकालना है तो एपी लिख दीजिए। नॉर्मल है बेटा 7500 और सुपर कितना है बेटा? सुपर है 6000। तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा? आप लोग को बहुत अच्छे से पता है कि ये हो जाएगा, है ना, 13,500। माइनस में इधर जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। 13,500 आपका क्या आ गया? आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। क्वेश्चन में आपसे एवरेज प्रॉफिट ही निकालने के लिए बोला गया था, निकाल के हमने एक तरफ कर दिया है। बहुत शानदार। अब हम लोग आएंगे बेटा और एक बार एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट मेथड में एक छोटा सा डिफरेंस है, वो पढ़ लेंगे। अब आप लोग कहोगे सर कहाँ न्यूमेरिकल में बीच में थ्योरी लिया है? ठीक है ना, इसीलिए डाल दी मैंने, नहीं थोड़ा मजा आएगी पढ़ने में। बाकी आप लोग समझ गए हो, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट मेथड हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। एक छोटा सा डिफरेंस है, पढ़ लेते हैं बेटा। जो एवरेज प्रॉफिट होता है इज द एवरेज ऑफ द प्रॉफिट्स इन द पास्ट फ्यू इयर्स, वो पिछले कुछ सालों का एवरेज होता है। ठीक है। सुपर प्रॉफिट बेटा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है, एक्सेस ऑफ एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज प्रॉफिट इज रिलेवेंट फॉर द एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ मेथड ऑफ वैल्यूएशन। जी हाँ, एवरेज प्रॉफिट, आप मेथड की नहीं, एवरेज प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी काम आता है, सुपर प्रॉफिट मेथड में भी काम आता है, और कैपिटलाइजेशन मेथड में भी काम आता है। जबकि बेटा सुपर प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ सुपर प्रॉफिट मेथड में काम आता है और कैपिटलाइजेशन में ही काम आता है। सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट मेथड में काम नहीं आता। इट इज नॉट कंसीडर्ड बाय कैलकुलेटिंग द एवरेज प्रॉफिट। बेटा समझिएगा, एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करते समय यहां पे इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, लेकिन सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर आप कर रहे हो तो एवरेज प्रॉफिट निकालना ही निकालना पड़ेगा। इट इज नॉट रिलेवेंट इन द, अच्छा कुछ बेसिस था, यहाँ पे कुछ बेसिस है, तो वो शायद मिस हो गया, बट कोई नहीं, इन दो पॉइंट्स को छोड़ दो, है ना। फिलहाल ये बेटा नॉर्मल प्रॉफिट की मुझे लगता है बात कर रहे हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट की जरूरत नहीं पड़ती है एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर, लेकिन सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर पड़ती है। ठीक है ना। और फिर ये कैपिटल एम्प्लॉयड होगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड में एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पे पड़ती है ना। फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, और इसका फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलिए आगे। अब हम आते हैं बेटा अपने सबसे खतरनाक टॉपिक पे, जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। खतरनाक आप कहोगे भैया तो कैसे काम चलेगा, हमें तो वैसे ही अकाउंट्स बहुत डिफिकल्ट लगता है, ऊपर से आप हमको डरा रहे हो। मैं बताता हूं, मैं इसको खतरनाक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बच्चे इससे भागते हैं। जब मैं क्लास 12th में था ना, मुझे एवरेज प्रॉफिट आ गया, सुपर प्रॉफिट भी आ गया, लेकिन ये मेथड कभी आया ही नहीं क्योंकि किसी ने अच्छे से समझाया ही नहीं। ठीक है। और मैं हमेशा इस मेथड से डरता रहा कि कहीं ये मेथड ना आ जाए, यार फॉर्मूला मैं हमेशा भूल जाता हूं। ठीक है ना, क्योंकि इसमें आपके हौच पौच होने के पूरे चांसेस होंगे। लेकिन आप बेटा 10 मिनट मुझे दो, मैं आपको ये पूरा मेथड देता हूं। ठीक है, हौच पौच से बिल्कुल दूर ले जाऊंगा। नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। क्या लिखा हुआ है? छोड़ते हैं आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? छोड़ते हैं आगे बढ़ते हैं। सीधे आते हैं क्वेश्चन पे। अब समझना बेटा, मैंने आपको क्या बताया, एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमें एक चीज पता लगी, प्रॉफिट। गुडविल को निकालने का सबसे आसान तरीका क्या था? प्रॉफिट। कि अगर हमको एवरेज प्रॉफिट पता लग जाए तो हमारी गुडविल निकल सकती है। फिर सुपर प्रॉफिट में क्या पढ़ा कि यार एक बार मेरे पास मेरी एवरेज प्रॉफिट भी है, फिर नॉर्मली मैं कितना कमा रहा हूं ये भी है, तो मेरा सुपर प्रॉफिट भी निकल जा रहा है। अगेन प्रॉफिट से तो आप निकाल लेते ना गुडविल। लेकिन इन दोनों मेथड को थोड़ा भूल जाओ। आप बात करो बेटा कैपिटल की। क्या हम ये भी कह सकते हैं कि मेरे फर्म की गुडविल ज्यादा है क्योंकि मेरे पास बहुत सारा पैसा है? डन। और वो पैसा इस वजह से है क्योंकि वो है, वो प्रॉफिट से नहीं है, वो बस है मेरे पास कहीं से पुश्तैनी पैसा पड़ा हुआ है। अब बोलो क्या करोगे? कैपिटल है तो है, कैपिटल ज्यादा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि भैया ये तो मेरा प्रॉफिट भी क्या है? ज्यादा है सर। क्या मैं ये कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं। ठीक है। तो बेटा कैपिटलाइजेशन मेथड में मैं कैपिटल के बेसिस पे गुडविल निकालने की कोशिश करता हूं। कैपिटलाइजेशन मेथड में दो तरीके के स्टेप्स होते हैं, दो तरीके से मैं कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालता हूं। एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट
और एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर। अरे सर माथा पकड़ लिया हमने, क्या बोल रहे हो बताता हूं। देखो, जो कैपिटल है ना बेटा, जो कैपिटल है वो मुझे अगर क्वेश्चन में दे रखी है, चलो भाई ये कैपिटल है, तब तो ठीक है। लेकिन बेटा अगर मुझे कैपिटलाइज करना है, आप समझना, एक बात समझ जाता हूं मैं आपको लॉजिक के लिए। आप कभी भी शार्क टैंक देखो, आपने एक शो देखा होगा, आपने एक प्यारा सा शो देखा होगा शार्क टैंक। सर शार्क टैंक में होता क्या है? शार्क टैंक में बेटा एक तरफ 5 लोग बैठे होते हैं इन्वेस्टमेंट देने के लिए, और एक तरफ बंदा आता है इन्वेस्टमेंट मांगने के लिए। अक्सर ये लोग सवाल पूछते हैं, तुम्हारी फर्म की वैल्यू क्या है? ये क्या पूछते हैं बेटा? वैल्यूएशन, तभी तो ये पैसा देंगे ना भाई। वैल्यूएशन के बेसिस पे ही तो इन्वेस्टर आपको पैसा देगा। अगर आप कहते हो मेरी कंपनी की वैल्यूएशन 100 करोड़ रुपए है और मैं आपको 1% इक्विटी दूंगा, 1% इक्विटी दूंगा, इसका क्या मतलब है कि बेटा मेरी कंपनी के 1% के बदले मैं कितना दूंगा आपको? 1%। और उसके बदले में आप मुझे कितना दो? 1 करोड़ रुपए। करेक्ट है? यही होता है शार्क टैंक में, इन्वेस्टमेंट मांगने जाते हैं। मैंने क्या दे दिया? अपनी कंपनी की 1% इक्विटी दे दी, और बंदे ने मुझे क्या दे दिया? 1 करोड़ रुपए दे दिया। लेकिन बेटा ये वैल्यूएशन करते कैसे हैं? सोचो। वैल्यूएशन यानी कि अगर मैं कहूं कि कैपिटलाइजेशन हो, कि कैसे कैपिटलाइजेशन, किसी भी कंपनी की मैं कहूं कि वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे? सर घुमा फिरा के तरीका एक ही है, वो क्या है? प्रॉफिट के बेसिस पे। तो अब यहां पे मतलब ये हुआ कि पहले हमें प्रॉफिट पता होना चाहिए, फिर हम उस प्रॉफिट से क्या करेंगे? कैपिटलाइजेशन करेंगे। ठीक है ना? हम अपने फर्म की या कंपनी की कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे, और फिर उससे हम क्या निकालेंगे? गुडविल निकालेंगे। बताइए, ये है पूरा मेथड। अब आप बात समझ पा रहे हो ना? बात समझ पा रहे हो ना कि एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट के बेसिस पे ही तो आप वैल्यूएशन निकालते हो या कैपिटलाइजेशन करते हो। ठीक है? तो और डीप में नहीं जाते, अब आप एक क्वेश्चन करोगे समझ जाओगे। समझो, इन्होंने क्या बोला? अ फर्म अर्न्स 60,000 एज इट्स एनुअल प्रॉफिट। तो देखो बेटा, एवरेज प्रॉफिट आपको कितना दे रखा है? 60,000 रुपए, कि हर साल लगभग आप 60,000 रुपए कमा ही लेते हो। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बेटा 10% है। एसेट्स ऑफ द फर्म अमाउंट टू 7,20,000 एक्सक्लूडिंग गुडविल, एंड लाइबिलिटीज टू 2,40,000। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है जी। चलो, है ना? तो डन हो गया। बहुत बढ़िया बेटा। देखो इन्होंने क्या बोला कि 60,000 रुपए क्या है आपका एवरेज प्रॉफिट है ना? और है ना? और बेटा आपके जो फर्म के एसेट्स हैं और जो लाइबिलिटीज है वो इन्होंने दे रखी हैं। ठीक है, अब देखो, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो अब देखो मैं क्या बताने वाला हूं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, समझना। सबसे पहले सर आपको एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा था, आपको यह समझ में आ गया कि हमको यहां पे कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालनी तो है, लेकिन बाय एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। अब देखो बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे, आपको एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे अपने फर्म की टोटल कैपिटल निकालनी है। तो मैं पूरा लिखता हूं, पूरे फॉर्मूले लिख देता हूं। टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, ऑफ द फर्म की सर फर्म की कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी है अगर मैं बात करूं एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे। ठीक है, तो बेटा फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है ना? एवरेज प्रॉफिट कितना है? 60,000 इनटू 100 अपॉन 10। चलो निकालो भैया कितना हुआ ये। तो ये हो गया सर आपका 6 लाख रुपए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? सर हमको नहीं समझ में आई, मैं समझाता हूं मुद्दा क्या है। फॉर्मूला नहीं याद हो रहा, मेरी बात समझो। बेटा एवरेज प्रॉफिट, मेरी कंपनी में टोटल वैल्यूएशन कितनी होगी? मैं कहता हूं तुमने टोटल खाना कितना खाया, तो मान लो परसेंटेज में बोलूं, बताओ कितना खाना खाया परसेंटेज में, तो तुम कहोगे सर 10%। भूख का 10%, तो भूख कितनी थी? 100%। कंपनी की टोटल वैल्यू कितनी है? 100%। कंपनी की टोटल वैल्यू कितनी है? 100%। अगर मैं उसको प्रॉफिट से कैलकुलेट करना चाहूं, तो अगर मैं कहूं कि मेरी कंपनी ने 60,000 रुपए प्रॉफिट कमाया है, तो 100% पे वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं। यानी कि ये जो 60,000 रुपए है, ठीक है ना, ये मेरे 100% के बराबर है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले मैंने क्या किया, है ना, और फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की भैया मेरा जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो मैंने एक की वैल्यू निकाली। अब आप बात समझ रहे हो कि भैया मैंने इसको 100 से करके क्या किया कि मैंने यहां पे आप ऐसे समझो कि एवरेज प्रॉफिट था मेरे पास, और एवरेज प्रॉफिट से मैंने फर्म की टोटल वैल्यू निकालने की कोशिश करी। ठीक है ना, जो मैंने 100 से इंटू करके किया, और फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मैंने इसको डिवाइड किया, क्योंकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि 10%, यानी कि कितना भी पैसा मैं लगा दूं मिलेगा मुझे 10% ही।
तो अब जाके मेरी फर्म की टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू मेरे पास आ गई। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। चलो, और बेटा अगर लॉजिक भी नहीं समझ में आया हो तो आप फॉर्मूले याद कर लो, सिंपल है ना, आप उससे भी आगे बढ़ सकते हो। तो सर मेरे पास निकल आ गई टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। तो बेटा जब आपको कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालनी हो तो पहला काम ये करिए, पहला काम ये करिए। दूसरा काम क्या करना है बेटा, दूसरा काम आपको करना है नेट एसेट्स, नेट एसेट्स ऑफ द फर्म, फर्म के नेट एसेट्स को निकालिए। तो सबसे पहले क्या करना है सर, टोटल एसेट में से टोटल लाइबिलिटी को माइनस करिए। टोटल एसेट कितने हैं, 7,20,000। लाइबिलिटी कितनी है, 2,40,000। भैया माइनस माइनस करके बताओ कितना आया। सर ये आ गया 4,80, 4,80,000। तो ये था बेटा आपका दूसरा काम। आपको दूसरा काम ये करना होता है। पहला काम, फर्म की टोटल कैपिटल कितनी है, 6,00,000 रुपए। दूसरा काम, फर्म के टोटल एसेट्स कितने हैं, 4,80,000। याद करो हमने क्या सीखा था कि एसेट से ज्यादा पैसा जब हम पे करते हैं तो उसे हम गुडविल कहते हैं। तो समझो, आप गुडविल निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होगा बेटा, गुडविल निकालने का सबसे आसान तरीका ये होगा कि सर मेरे फर्म की जो टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू है ना, कैपिटलाइज्ड वैल्यू है, अगर मैं उसमें से एसेट्स को माइनस कर देता हूं, ठीक है, कौन से एसेट्स, नेट एसेट्स को माइनस कर देता हूं, मेरी गुडविल निकल आएगी। जी हाँ, तो बेटा 6,00,000 रुपए में से आपको 480 माइनस करने हैं, ठीक है, और ये आ गया 120। सिंपल सी बात ये थी कि ये आ गई बेटा गुडविल की कैपिटलाइज्ड वैल्यू। मेरी फर्म की टोटल वैल्यू थी 6,00,000 रुपए में, मतलब अगर मेरी फर्म अगर बिकेगी तो 6,00,000 रुपए में बिकेगी। लेकिन है ना, उसमें उस 6,00,000 में एसेट की वैल्यू 4,80,000 ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो बेटा इसका सीधा सा मतलब ये है कि 1,20,000 रुपए मेरी गुडविल थी। आप समझ गए, आप समझ में आ रही ना कि मेरी फर्म बिकेगी कितने बिकेगी, 6,00,000 रुपए में बिकेगी, बिकेगी 6,00,000 में, लेकिन उस 6,00,000 में 480 का एसेट इंक्लूडेड है। तो गुडविल कितने की हुई, 1,20 की। ये बात क्लियर हुई ना। तो बेटा इसे कहते हैं कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को निकालना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं बेटा अपने कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। एवरेज प्रॉफिट बहुत सिंपल था, सुपर प्रॉफिट की ओर आगे बढ़ते हैं। सुपर प्रॉफिट का भी एक क्वेश्चन हम लोग लगा के आगे बढ़ेंगे। तो ये है सुपर प्रॉफिट का क्वेश्चन, ये लीजिए। एवरेज प्रॉफिट, आप देखो बेटा सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत ही इजी है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एवरेज प्रॉफिट फर्म का कितना है, 15,000। बहुत बढ़िया। टोटल टेंजिबल एसेट्स इन द फर्म आर 14,00,000, आउटसाइड लायबिलिटी आर 4,00,000। इफ द सेम टाइप ऑफ बिजनेस नॉर्मल, अच्छा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। जी हाँ, बहुत शानदार। तो चलिए करके देखते हैं। ठीक है, देखो बेटा सबसे पहले आपको यह पता है कि हमें हमारे पास, आप समझो मेरे पास एसेट्स हैं कितने के, एसेट्स हैं 14,00,000 रुपए के। अगर इसमें से मैं लायबिलिटी को माइनस कर देता हूं कितने के, 4,00,000 रुपए के, तो मेरे कैपिटल, मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गई, कितनी मिल गई भैया बताओ। ये मिल गई सर 10,00,000 रुपए। ये हमने कहीं तो पढ़ा है, ये हमने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर कि कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। 10,00,000 रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गई। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, तो बेटा नॉर्मल प्रॉफिट निकल आएगा, कैसे निकलेगा, 10,00,000 का 10%। ठीक है ना, याद आ रहा है ना, अभी निकालना सीखा था ना नॉर्मल प्रॉफिट, निकाल लो। ठीक है, कितना हुआ, 1,00,000। अब बताओ सुपर प्रॉफिट निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज माइनस नॉर्मल। ठीक है, यहां तक तो वही करना है जो करते आ रहे थे, तो है ना। अच्छा एवरेज बेटा, एवरेज प्रॉफिट 1,50,000 रुपए है, लिखने में गलती हो गई छोटी सी हमसे। तो अब आते हैं, 1.5 है ना, -1 कितना हुआ बेटा, ये 50। तो बेटा यहां तक तो हम जैसे करते आए थे वैसे ही करते रहेंगे। आपने ये सारे काम पहले भी कर रखे हैं, क्या आप ये पहली बार पढ़ रहे हो, नहीं अभी आप पढ़ के आए हो। अब देखो कितना इजी बना दूंगा तुम्हारे लिए। कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर आपको गुडविल निकालनी है तो बस एक फॉर्मूला याद कर लो, बाकी सब तो तुमने सीखा हुआ है। फॉर्मूला क्या है सर, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देखो वही काम किया बेटा हमने घूम फिर के, किया था ना अभी, याद करो। यहां बस एसपी की जगह एपी था, एवरेज प्रॉफिट था। अगेन वही बात है कि बेटा मेरी कंपनी की टोटल वैल्यूएशन 100 है, सुपर प्रॉफिट मेरा कितना है, अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो बेटा एसपी कितना था,
एसपी हमने जस्ट अभी निकाला था 50,000, ठीक है, इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है बेटा 10%, करके देख लीजिए 50 लाख डिवाइड बाय 5 लाख 10 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 लाख रुपए। तो बेटा गुडविल निकल गई, बोलो यस और नो। चलिए ठीक है, डन हो गया। तो बेटा ये आपके क्वेश्चंस हो गए। अब आपने एक एक क्वेश्चन सभी मेथड के कर लिए हैं, अब आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, राइट? बहुत बढ़िया। तो बेटा ये हो गया आपके क्वेश्चन। कहो तो एक क्वेश्चन और कर ले, कहो तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्या ही जल्दी अपने को। द एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर बाय जी लाल एंड कंपनी। देखिए एवरेज प्रॉफिट दे रखा है आपको 30,000 पर ईयर, ठीक है, बहुत शानदार। तो एवरेज प्रॉफिट दे रखा है कितना, 30,000। हमने कहा बढ़िया किया भैया, दे दिए। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज 2 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कह रहे हैं कि कितना है, 2 लाख। हमने कहा ये भी अच्छा किया, देखे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है बेटा 10% पे, तो बेटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। तो आपको पता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग फटाफट से नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, 2 लाख का 10%, ठीक है, निकल गया। कितना आया, 20,000। डन है। ओके ओके, सुपर प्रॉफिट निकल आएगा, जी हाँ। कैसे निकलेगा, एवरेज 30 माइनस नॉर्मल 20, बहुत बढ़िया। कितना आया, 10। अब आगे रुक जाते हैं, आगे नहीं करते, आगे देख लेते हैं लिखा क्या हुआ है। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड ऑन द बेस ऑफ 2 ईयर परचेज। अच्छा, पहले कह रहे हैं कि गुडविल निकालो बाय सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल सुपर प्रॉफिट जो हमने पहले सीखा था 2 ईयर परचेज पे, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये देखो दोनों दे रखे हैं, अच्छी बात है यार, हमें दोनों समझ में आ गए। तो देखो बेटा सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले सर हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, सेम वही काम किया। नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया, सेम वही काम किया। सुपर प्रॉफिट निकाल लिया, सेम वही काम किया। यहां तक तो हमने सेम वही काम किया जो हम पहले करते आ रहे थे। अब वो क्या करना है, अब हमको अब हमको गुडविल निकालनी है। तो सबसे पहले गुडविल यहां पे निकालिए, ये देखिए गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। कितना दे रखा है, क्वेश्चन में 2 दे रखा है। सुपर कितना है, 10, नंबर कितना है, 2, गुडविल कितनी बेटा आ गई ना, कितनी, 20,000 निकल गया। तो पहला ये वाला हमने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि 10% है। तो बेटा सुपर कितना है, सुपर है 10,000। 10,000 को पहले 100 से मल्टीप्लाई करिए, 100 10 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1 लाख। देख रहे हैं, हो गया ना काम। तो यहां भी गुडविल निकाल दिया आपने और यहां भी गुडविल निकाल दिया आपने, कोई टेंशन हुई, कोई टेंशन नहीं है। सर सारे मेथड से हमने 2-2 3-3 क्वेश्चन लगा लिए हैं, और ये जो हमारा काम था वो हो चुका है। डन, ठीक है बेटा। एक जो क्वेश्चन है वो मैं आपको और कराना चाहता हूं, है ना, करा दूं। तो ये क्वेश्चन जो है, ये मैं आपको चाहूंगा कि आप एक बार इस क्वेश्चन को होमवर्क में करें, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन होमवर्क में दे रहे हो, नहीं बेटा बड़ा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं। एक्चुअली मैं बड़ा है इस वजह से नहीं दे रहा हूं, कराने को तो करा दूं, बट सोच के ही आया था कि आपको मैं ये होमवर्क में दूंगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा दिमाग खर्च होगा। दिमाग इसलिए खर्च होगा, इसलिए नहीं कि क्योंकि कठिन है, ठीक है। जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है ना, उसका सम अप कर देंगे तो ये क्वेश्चन आपको देके जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क करिए, और आंसर का क्या करेंगे, कैसे पता लगेगा, तो एक काम करेंगे, आप लोग कमेंट ही सेक्शन में क्या करिए, 1 2 3 4 इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। 2-4 बच्चों के आंसर जब मैं देख लूंगा ना, तो मैं आपको करेक्ट आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर ही। तो आप बेटा यहां से चेक भी कर सकते हो। क्वेश्चन बहुत आसान है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट खींच लो। डन, चलो। तो बच्चा पार्टी, उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो पूरा चैप्टर है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। क्यों कर लीजिएगा, क्योंकि बेटा यहाँ पे आपको सबसे पहली बात तो भैया पीडीएफ वगैरह जो चाहिए वो मिल जाएगी। सर जो कंटेंट है उसकी भी पीडीएफ मिल जाएगी, क्वेश्चन करने हैं पीडीएफ मिल जाएगी, एमसीक्यू सीयूईटी जो मांगेंगे वो मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। और दूसरी चीज ये कि बेटा आप किसी भी तरीके का डाउट भी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। कुछ बच्चों को सीयूटी रिलेटेड डाउट होता है, कुछ बच्चों को क्लास 12th में कुछ पूछना होता है। तो जिस भी तरीके का आपको डाउट आए आप पूछ लीजिएगा। कोशिश ये करूंगा कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपके डाउट का मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूं, ठीक है। आप पर्सनल मैसेज या डायरेक्ट मैसेज भी मुझे कर सकते हैं। बच्चा पार्टी, उम्मीद करता हूं कि ये जो वन शॉट है ये आपको पसंद आया होगा। पसंद आने का मतलब है कि सब कुछ समझ में आया होगा। देखो मैंने ना एक एक दो दो क्वेश्चन बेटा हर मेथड के अंदर करवा दिए हैं,
और आप भी जानते हो कि वन शॉट के अंदर 2-4 क्वेश्चन भी हो जाए तो अच्छी चीज है, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस आप खुद से एक बार प्रैक्टिस करोगे। फिर कभी प्रैक्टिस सेशंस लाइव में चलेंगे तो मैं आपको क्या करूंगा, बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो मैं प्रैक्टिस भी करा दूंगा। बट आप ये काम करना कि बेटा आज ये चैप्टर आपने वन शॉट से पढ़ा है, तो बेटा सेम डे कोशिश करना, आज के आज ही कोशिश करना, सेम डे पे कोशिश करना कि तुम इस चैप्टर के 2-4 क्वेश्चन और हर मेथड से लगा लो। उम्मीद करता हूं कि फॉर्मूले भी आपको याद हो चुके होंगे। ठीक है, चलो तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट, हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। एक बात और कि जस्ट कॉमर्स चैनल पे मेहनत हो रही है तगड़े तरीके से, तो आप लोगों से बस इतनी सी उम्मीद है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इन सारे सेशंस को शेयर कर दीजिए। बस और क्या चाहिए मुझे, ठीक है ना? तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।